बेबी की साइकोलॉजी बच्चे की ये है कि आप जैसे ऐसे करेंगे मैं करता जाऊंगा। आपको उसे कुछ सिखाना है तो पहले आपको खुद करते रहिए उसके सामने, वो ऑटोमेटिकली करेगा। आप मोबाइल लेके बैठे हैं 2 घंटे के लिए, वो 3 घंटे के लिए बैठेगा। अब आप बुक लेके बैठ जाइए, वो अपनी आप बुक खुद खोल लेगा। राइट। सो आजकल एक बच्चों के ना क्या बेसिक रीजन होता है कि आई साइट बड़ी वीक रहती है। आई साइट बच्चों की इसलिए रहती है क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग आवर आईज इन ए प्रॉपर मैनर। राइस क्योंकि हमारे स्क्रीन टाइम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो सिर्फ स्क्रीन पे ही ऐसे देखते रहते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज डाइपर्स बिकॉज हम सब कभी हम भी जो है कोई डाइपर से लगा के बड़े नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली। अब हमारे बच्चों के अगर आप आजकल की डाइट्स देखेंगे, उन्होंने क्या खाना है, बर्गर्स खाने हैं, उन्होंने फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, उन्होंने तो ये जितने भी आउटसाइड ईटेबल्स हैं ये सारे फास्ट फूड्स हैं, तो इससे न्यूट्रिशन तो मिलता ही नहीं ना। Hello viewers, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the Alpha People and this is your host Navin Kumar Verma. आपको क्या लगता है गाय का दूध न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ज़्यादा बेटर है या फॉर्मूला मिल्क? क्या न्यूबॉर्न बेबीज को मसाज करनी चाहिए? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो क्यों नहीं? जी हाँ, आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है न्यू पेरेंट्स के लिए। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टिक विद अस। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विशाल डुबलिस, जिनको 20 साल से अधिक एक्सपीरियंस है एंड ही इज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वी विल आल्सो टेक सजेशन फ्रॉम डॉक्टर विशाल अबाउट चाइल्ड्स फूड एंड नरिशमेंट। सो लेट्स कनेक्ट विद डॉक्टर विशाल। डॉक्टर विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। वी नो वेरी वेल कि डॉक्टर्स आर टू बिजी, सो फिर भी आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इट्स माय। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं। सब बहुत अच्छा है, आपसे मिलके और अच्छे हो गए हैं। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है जी, हम लोग बात करेंगे जो आपकी एक्सपर्टाइज है जी, बीइंग ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन एंड मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू द चाइल्ड। सो जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट कि मतलब जब एक बच्चा होता है जी, तो क्या एक्चुअली भी होता क्या है, क्या चल रहा होता है? मतलब बच्चा छोटा है कि पेरेंट्स न्यू पेरेंट्स होते हैं, कई भाई चीज़ों को सपोर्ट नहीं मिलता, आज ये न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चा आजकल एक ही होता है, ज़्यादा होते नहीं है, तो इट्स ए ह्यूज इवेंट फर्स्ट। बट डर भी बहुत होता है कि उस बच्चे को कैसे संभालें, क्योंकि आई नो द फीलिंग। जब मैंने पहली बार अपने बेटे को पकड़ा था, ही वाज सो लाइट, तो लग रहा था कि उसको चोट ना लग जाए, हाथ से गिर ना जाए जी, इतना सॉफ्ट है वो, कैसे उठाऊं मैं, उठाया भी नहीं जाता था। सो फीलिंग वाज डिफरेंट, बट स्टिल देयर आर फील लाइक न्यू पेरेंट्स फील लाइक कि देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आल्सो। तो उन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यू शुड बी अवेयर। आप एक पेरेंट बन रहे हैं तो इट्स ए प्लान डिसीजन, सो आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बी पेरेंट ऑफ ए बेबी, और थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि किस तरह से हमको उसकी केयर करनी है। तो आप एक अच्छा डॉक्टर चुनते हैं, वहाँ पर डिलीवरी होती है, तो यूजुअली हम डिफ़िकल्टी तब आती है जब बेबी बॉर्न हो जाता है, तब नहीं समझ में आता क्या करें, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम पेरेंट्स। राइट। तो 2 ही तरह से डिलीवरी हो सकती है, इधर इट कैन बी ए नॉर्मल डिलीवरी और इट कैन बी ए सिजेरियन सेक्शन। राइट। सो जब भी डिलीवरी होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेबी जल्दी से जल्दी मदर के पास आए। ओके। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में मदर से दूर ही रख देते हैं, काफ़ी दूर रख देते हैं, और मदर शायद देख भी नहीं पाती उसको कुछ टाइम तक के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, बेबी मदर के पास आना चाहिए। ओके। एंड रिकमेंडेशंस आर विद इन एज सुन एज पॉसिबल इन नॉर्मल डिलीवरी। जैसे बेबी डिलीवर होता है वो मदर के लैप में रख दीजिए, आप उसके ब्रेस्ट पे रख दीजिए, तो बच्चा काफ़ी अच्छा रहता है। अगर सिजेरियन सेक्शन है तो विद इन 1 आवर बेबी शुड कम टू द मदर, ओके, एंड स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में वो चांदी की चम्मच से कुछ शहद चटा देते हैं, या बहुत सारी ये सब चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बिकॉज हनी, ऐसा बोला जाता है हनी से कुछ इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली बॉटुलिज्म वगैरह। तो कुछ भी नहीं देना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टिल 6 months। ओके। नथिंग, नो शहद, नो पानी, नथिंग।
बिकॉज डिफरेंट कम्युनिटीज में कुछ सबका मानना अलग अलग है हाँ जी, भारत में, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, बट रिकमेंडेशंस आर ओनली ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फीडिंग फ्रॉम डिलीवरी टू 6 months, up till 6 months. ओके. सो जो ये इसका मतलब कि जो आप बता रहे हो कि मदर के पास जितना जल्दी हो सके उतना Yes. आ जाना चाहिए, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है. तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है मदर और बेबी दोनों के लिए. साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक बेबी मदर की ही बॉडी में था, राइट. ठीक है, तो 2 बॉडी हैं लेकिन एक ही बॉडी के अंदर है, अंदर है, बिल्कुल. राइट. अभी वो उससे सेपरेट हो गया है, ठीक है. तो जितना ज़्यादा हम उसको पास रखेंगे तो उतना ज़्यादा बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी दोनों की. और जैसे बॉन्डिंग अच्छी होगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं. रीज़न, जब बेबी मदर के पास आता है राइट. तो देर आर सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन, वो एक्टिवेट हो जाते हैं. उससे क्या होता है, उससे इफेक्ट मदर की ब्रेस्ट फीडिंग पे आता है, ब्रेस्ट मिल्क पे आता है. तो ब्रेस्ट मिल्क एकदम से पोर इन होने लगेगा ऑटोमेटिकली. तो ये ऊपर वाले ने कुछ मैकेनिज्म ही ऐसा बनाया है. तो इसका मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि मात्र तब जाग जाता है, हाँ, हाँ, ममता जाग जाती है माँ की. बिल्कुल. और धीरे धीरे ऐसा होता है कि सपोज कीजिए बेबी आपका यहाँ सो रहा है, आप किचन में हैं, बेबी ने क्राई किया, जस्ट उसकी क्राई सुन के ही मदर का मिल्क आने लग जाता है ऑटोमेटिकली. ये Okay. फिनोमेना है, ये होता है. अमेजिंग. यस, इट हैपन्स. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं. बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है. सो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, सो जब सी सेक्शन होता है तो सिजेरियन जब बेबी होगा तो उस टाइम तो जैसे कहा जाता है कि मदर को काफ़ी सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं, ये सब कुछ ही होती हैं, तो उसमें जब ब्रेस्ट फीड आएगा तो उसमें भी दवाइयों का असर आएगा, तो वो बेबी के लिए अच्छा नहीं, इस तरह की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती हैं. बहुत ही सिंपल मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई ऐसा असर नहीं होता है. Okay. कोई ऐसा नहीं होता है. विद इन 1 hour यू हैव टू गिव ब्रेस्ट फीडिंग. सो आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका, यू हैव मोर देन 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप काफ़ी डिलीवरी का पार्ट रहे होंगे. राइट. सो माइट बी इट इज मोर देन हंड्रेड्स, मे बी काउंटिंग नहीं है. बहुत हो गया. तो सर जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है उस टाइम किस टाइप के डॉक्टर, मतलब कौन कौन उनके आसपास होता है डिलीवरी टाइम पे? देखिए, डिलीवरी में मदर तो ऑब्वियसली है ही है, मदर है, गायनेकोलॉजिस्ट, देन फ्यू नर्सेस, एंड अभी तो ट्रेंड ये है कि फादर को भी बुला लेते हैं डिलीवरी के टाइम पे. इंडिया में नॉट इन सिजेरियन सेक्शन, नॉट बट इन सम इंस्टीट्यूट. मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में काम किया है जहाँ वो फादर को बुलाते हैं अंदर, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरीज. Okay. बिकॉज वो इतना पेनफुल प्रोसीजर है, इतना पेनफुल है, शायद बहुत बहुत डिफिकल्ट है या वो बियर डाउन करना. तो उस टाइम पे जब उनका स्पाउस साथ में रहता है तो वो काफ़ी अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाता है मदर को, और बियर डाउन करने में हेल्प मिलती है. तो वो भी होता है. फिर एक पीडियाट्रिशियन तो होना ही होना चाहिए. बस इतने लोग काफ़ी हैं. ओके. सो नॉर्मली एक डिलीवरी को कितना टाइम लग जाता है, एक स्टैंडर्ड मानते हैं तो, अगर आइडल के सिनेरियो और वर्स्ट के सिनेरियो? ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है कि मदर फर्स्ट टाइम मदर है या 1-2 बेबीज पहले हो चुके हैं. अगर फर्स्ट टाइम मदर है तो जनरली 8 to 10 आवर्स में डिलीवरी हो जाती है. ओके. इंड्यूस करने के बाद में राइट. धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू होता है. यूट्रस का जो माउथ होता है, तो सर्विक्स जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे ओपन होता है, फिर बच्चा डिसेंड होता है. तो अब जैसे बच्चा डिलीवर हो चुका है, यस तो बच्चे की एम्बलिक कॉर्ड कट की है, यस. सो इट मीन्स मदर के साथ जो इंटरनल कनेक्शन था अब वो कट हो गया. तो उसके बाद क्या स्टेप्स, क्या चीज़ें की जाती हैं एकदम, मतलब क्या होता है? नॉर्मली बच्चे को क्लीन किया जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, बच्चे का ये देखा जाता है कि सांस ठीक से चल रहा है या नहीं, बच्चे ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेदर चाइल्ड इज क्राइड और नॉट. इमीडिएटली आफ्टर बर्थ क्राई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वो क्यों? वो इसके लिए क्योंकि जब तक बच्चा पेट में होता है तब तक सब कुछ माँ के थ्रू चल रहा होता है. राइट. लंग्स वगैरह भी काम नहीं कर रहे होते हैं, सब कुछ ही इज टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम मदर. ओके. मदर न्यूट्रिशन से लेके एवरीथिंग. तो जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तो जब बच्चा क्राई करता है तो एयर अंदर जाती है, सारा कुछ लंग्स ओपन हो जाते हैं, तो पूरी मशीनरी ही शुरू हो जाती है. स्टार्ट तब होती तो है. स्टार्ट ही तभी होती है. तो फर्स्ट क्राई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राई फॉर अस, फॉर बेबी, फॉर एवरीवन. ओके. तो जैसे ही बेबी क्राई हो जाता है तो एवरीथिंग वी फील एवरीथिंग इज फाइन.
तो मूवीज वगैरह में जैसे दिखाते हैं, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, मूवीज वगैरह में दिखाते हैं जैसे कि डॉक्टर्स को कपड़ा लगा के चेक करते हैं। नहीं, ये कपड़ा वगैरह ना, ये बहुत पुरानी बातें हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो कि सिंपल अगर बच्चा क्राई कर रहा है, एक्टिव है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो थोड़ा सक्शंस वगैरह करते हैं, सिक्रीशंस होते हैं, हाँ। ये सब कुछ होता है। तो बच्चा उसको जब क्लीन करते हैं वो पानी से करते हैं क्या, मतलब कुछ नहीं, सिंपल ड्राई एंड क्लीन क्लोथ से सिर्फ उसको पोंछ लेते हैं बच्चे को। Okay, That's all. that's उस टाइम पे पानी वगैरह कुछ यूज नहीं होता है। ओके। एंड वी यूजुअली से कि जब तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड निकल नहीं जाता, बिकॉज इट टेक्स अ वीक, अराउंड 4-5 डेज या वीक में ये निकल जाता है, उसके बाद आप बेथ करा सकते हैं ठीक से। हाँ, जब ये ड्राई हो जाता है। तो अगर जस्ट इन केस की मदर को XYZ रीजन से मदर को फीड नहीं आ रहा, तो एट दैट टाइम नॉर्मली क्या होता है कि कई कहते हैं फॉर्मूला मिल्क दे रही हैं, कई पुराने लोग होते हैं वो कहते हैं यार फॉर्मूला मिल्क मदर उसको गाय का दूध या फिर भैंस का दूध पानी डाल के दे दो, इज इट ओके? फीड की मैं कुछ बताता हूँ आपको। कुदरत ने बहुत ही एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म हमारे बच्चों में डाला है जो कि न्यूबॉर्न होता है। मैं न्यूबॉर्न की बात कर रहा हूँ जो कि एक नॉर्मल मतलब फुल टर्म है। फुल टर्म इन द सेंस कि आफ्टर 37 वीक्स डिलीवरी हुई है उसकी, प्री टर्म नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल बेबी है, अराउंड 2.5-3 किलो का बेबी है। ठीक है। तो कुदरत ने कुछ ऐसा सिस्टम किया है कि उसकी बॉडी में कुछ फैट्स होते हैं, वो फैट्स फर्स्ट 2 to 3 डेज उसकी बॉडी को उसका न्यूट्रिशन देते रहते हैं। ओके। फर्स्ट 2-3 डेज दैट इज ए ट्रांजिशन पीरियड आफ्टर डिलीवरी। मदर को उतना मिल्क नहीं आता जितना आना चाहिए, कभी ड्रॉप में भी आ सकता है, ठीक है। तो दैट विल बी एनफ फॉर द बेबी बिकॉज ऊपर वाले ने उतना उसको रिजर्व्स दिए हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी रिजर्व्स। ओके, ठीक है। तो कई बार अब बड़े लोग हैं कि नहीं इसको भूख लगी होगी, इसको ये पिला दो, इतना दे दो, उतना दे दो, उसकी जरूरत ही नहीं होती। अगर फुल टर्म बेबी है, 2.5-3 किलो से ऊपर है बच्चा, तो वैसे भी बॉडी के रिजर्व्स उतने हैं कि वो अपना ब्लड शुगर मेंटेन हो ही जाएगा उसका। तो उसमें कुछ ड्रॉप्स भी अगर उसको गया माँ से थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, सो दैट विल बी एनफ, एंड विद इन 2-3 डेज वो साइकिल कंटिन्यूस। तो जितना जल्दी, इसीलिए बोलते हैं जितना जल्दी आप ब्रेस्ट पे लगाएंगे उतना ही जल्दी उसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके। तो वो साइकिल विल गो ऑन, हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे, ब्रेस्ट मिल्क बनेगा ज़्यादा, बेबी को मिलेगा। तो इट टेक्स 2-3 डेज। सो व्हाट इज द बेसिक रीजन? क्योंकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ भी देना। ओके। इन रेयर केसेस अगर बहुत ही प्रॉब्लम है देन यू कैन यूज दिस बेबी पाउडर्स, formula milk. Okay. Yes, no cow milk and no buffalo milk, no other milk is recommended. तो अभी जैसे बेबी होता है उसके शुरू के वीक टाइम में, विद इन ए वीक टाइम में नॉर्मली क्या होता है, हमने देखा है कि 80 to 90 डेज के बीच में बच्चे जो जिनको जॉन्डिस हो जाता है, yeah. बेसिकली क्या रीजन होता है जॉन्डिस? देखिए, जॉन्डिस की मैं थोड़े से मिथ्स निकाल देता हूँ। हमारे पुराने लोग बच्चे को जॉन्डिस होना ही होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि जॉन्डिस होता क्यों है। अब अगर हम अपना सब लोगों का हम HB कराएं, हीमोग्लोबिन कराएं, हमारा कितना होगा? 12, 13, 14, 15 मैक्स, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। राइट। अगर आप न्यू बॉर्न का हीमोग्लोबिन कराएंगे वो 19, 20, 21 ऐसा मिलेगा आपको। ओके। ये कुदरती है, इतना हीमोग्लोबिन होता है। अब 20 पे तो हम नहीं रहते हैं, उसको कम होना है, ठीक है। तो बॉडी का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि वो हीमोग्लोबिन हमारी बच्चे की बॉडी में, न्यूबॉर्न की बॉडी में ब्रेक होता है। अच्छा। ये एक मैकेनिज्म होना ही है, सबकी बॉडी में होना है, सब बच्चों की जो डिलीवर हुआ है। राइट। जब ये ब्रेक होता है तो जॉन्डिस या बिलिरुबिन उसका एक बाय प्रोडक्ट है, तो वो बिलिरुबिन बनता है बॉडी में, उससे उसी की वजह से आपको जॉन्डिस लगता है या बेबी को जॉन्डिस होता है। अब जॉन्डिस सभी बेबीज को होना है, ठीक है, राइट, होना ही है, बट यहाँ प्रॉब्लम है कि किसी को कम किसी को ज्यादा। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर बच्चा प्री मेच्योर बेबी है या 2.5 किलो से कम है तो उसके लिए जॉन्डिस थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अदरवाइज जनरली जो नॉर्मल बेबी है, फुल टर्म बेबी है, 2.5-3 किलो से ज़्यादा है, अच्छी फीड कर रहा है, एक्टिव है, तो जॉन्डिस बढ़ेगा बट धीरे धीरे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। तो मतलब ये इन शॉर्ट, तो इसके कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, उनके कुछ प्लॉटिंग्स होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, उसमें कुछ पैरामीटर्स देखने होते हैं कि बेबी की एज कितनी है, राइट, बेबी टर्म है या प्री टर्म है, मतलब समय से पहले डिलीवरी हुई है, यस, ठीक है, बेबी का कितने दिन पे जॉन्डिस आया है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड ग्रुप क्या है,
कई बार मदर और बेबी के ब्लड ग्रुप में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मदर नेगेटिव और बेबी पॉजिटिव है, ओके, तो उन केसेस में RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के इश्यूज हो जाते हैं। वो पहले से ही हम लोगों को पता होता है, राइट, डिलीवरी से पहले कि ऐसा हाँ, है। वो टेस्ट वगैरह तो होते हैं, बेबी का डिलीवरी होने के बाद में उसका ब्लड ग्रुपिंग के लिए भेज दिया जाता है ओके, कि इसमें कुछ मिसमैच तो नहीं है। उन बेबीज को जॉन्डिस होने के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। ओके। सो इन शॉर्ट जॉन्डिस तो होना ही है, जॉन्डिस होना ही ये है। नेचुरल प्रोसेस है। अगर बेबी नॉर्मल बर्थ वेट का है, फीड अच्छी ले रहा है, एक्टिव है, तो उस जॉन्डिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। हाँ, बट अगर बच्चा प्री मेच्योर है, ओके, फीड नहीं ले रहा है, हाँ, हाँ, सुस्त है, एक्टिव नहीं है, राइट, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर की एडवाइस या दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चेक करेंगे कितना जॉन्डिस है, किस लेवल पे है, वेदर दिस चाइल्ड रिक्वायर फोटोथेरेपी और नॉट, ये फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा। सो एक ये भी मिथ कि वो काफी हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बताना हाँ आपको जी, कि जॉन्डिस में बहुत सारे हमारी कम्युनिटीज़ में चलता है कि आपके रूम का कलर येलो नहीं होना चाहिए, येलो आपने हल्दी नहीं खानी चाहिए, आपने वो सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो हाँ, ये सारे कुछ, ये इनमें कुछ नहीं होता, ये तो एक बॉडी का प्रोसेस है, ठीक है। ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन से रूम में हैं, आप हल्दी खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये भी कई बार सुना है कि क्योंकि सेम थिंग हैपन विद माय बेबी आल्सो, हाँ, तब ये भी था कि यार पीले कपड़े नहीं पहनाने हैं, ना, कमरे ऐसा आसपास हो पीला कुछ मत रखो। जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो तो हो गई ना। अब चाहे आप कोई सा भी कलर का कपड़ा पहनेंगे, राइट, बॉडी के अंदर तो वो मैकेनिज्म होना ही होना है। फिर वो तो ये हो गया कि बॉडी येलो हो रही है आपकी क्योंकि जॉन्डिस हुआ है, आपने येलो और पहन लिया तो उसे ज्यादा लगने लग गया। तो वो बट एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअली में, वो सिर्फ माइंडसेट है। वो माइंडसेट है, ठीक है, ठीक है। मिथ्स है। सो अभी जैसे अब हम बात करते हैं जॉन्डिस से, ये भी माना जाता है कि जैसे बेबी को अगर आप सुबह सुबह की धूप दिखाते हो तो इट इज गुड फॉर हर, सो दैट कि उसको फिर ये जब आपने नहीं दिखाई तो उससे जॉन्डिस नहीं एक्चुअली होगा। धूप दिखाना में कोई ऐसा मेंशन तो नहीं है कि धूप दिखाना ही चाहिए, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग, जो कि जिस टाइम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है इसमें गर्मी नहीं होती है, हाँ, 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 ठीक है, सनराइज वाली जो धूप Sunrise होती है उसमें आप कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसके चेहरे को थोड़ा सा ढक दें। आंखों पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए, राइट, बिकॉज वो थोड़ी सी इमेच्योर होती हैं अभी, तो डायरेक्ट लाइट से आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ सन, तो आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। ओके। सो न्यूबॉर्न बेबी को क्या मतलब उसकी आई साइट विजन बना होता है या दिखता है उसको, या हाँ, दिखता होता है, लेकिन ये थोड़ा एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। ओके, वो कुछ मंथ्स में धीरे धीरे पूरा विजन आ जाता है, जैसे 3D विजन होता है, राइट, तो वो विजन धीरे टाइम लगता है उसको आने में। ये माना जाता है कि पहले स्टार्टिंग में बेबी को बहुत ब्लर दिख रहा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, होता थोड़ा है, कलर्स और वो सब आने में थोड़ा सा समय लगता है, हाँ। इट टेक्स फ्यू मंथ्स। ठीक है। सो उसके बाद ही बेबी फिर मदर को नोटिस मदर को नोटिस तो करेगा वो पहले ही, क्योंकि उससे 3D विजन में या कलर या ब्लैक एंड व्हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मदर तो मदर है। हाँ, तो फर्स्ट जो होता है वो बेबी का स्माइल ही आता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मदर आता है, वो अराउंड 6 वीक्स के आसपास, 5 to 6 वीक्स पे आ जाता है। बच्चा पहचानने लग जाता है कि ये मेरी मदर है, आंखों में आंखें डाल के वो मतलब ही कैन रिकॉग्नाइज शी इज माई मदर। सो बेबी एक ये भी माना जाता है कि जैसे छोटा बेबी है तो ही शी इज नॉट गोइंग और मतलब पेशाब भी नहीं किया, तो उसके लिए बच्चा मतलब दो चीज़ें, यूरिन और स्टूल पे मैं एक सबके क्वेश्चंस को मतलब एक ही लाइन में मैं आंसर कर दूंगा। हाँ, हाँ, जब बेबी डिलीवर होता है तो बहुतों की प्रॉब्लम होती है बच्चे ने यूरिन नहीं किया, बहुतों की प्रॉब्लम होती है बच्चे ने स्टूल नहीं पास किया। तो एक लाइन में इसका आंसर है, विद इन फर्स्ट 24 आवर्स बेबी शुड पास स्टूल, ओके, और यूरिन पास करने के लिए 48 आवर्स लग सकते हैं, ओके, ठीक है। डिलीवरी टाइम से 48 आवर्स तक का टाइम है जिसमें कि उसने यूरिन पास करना चाहिए, ठीक और है, 24 आवर्स है उसमें उसने स्टूल पास करना चाहिए। अगर विद इन रेंज है तो कुछ करना ही कुछ नहीं है हमने। ओके, उसका रीजन ये है कि जब बच्चा इन यूट्रस होता है तब यूरिन पास कर रहा होता है हमेशा, और वो उसी के अंदर जाता रहता है, वो सब पूरा साइकिल चलता रहता है उसका। लेकिन स्टूल इन यूट्रो पास नहीं होता कभी भी। स्टूल अगर इन यूट्रो पास हो गया तो दैट विल बी इमरजेंसी, तो आपको सिजेरियन करना पड़ जाता है। हाँ, तो इन यूट्रो कभी भी स्टूल पास नहीं होता है, बेबी का यूरिन कंटिन्यूस पास होता रहता है। ओके, तो ये हो सकता है कि डिलीवरी से जस्ट पहले उसने यूरिन पास किया है अंदर, तो हो सकता है इट विल टेक सम टाइम, तो इसीलिए 48 आवर्स टाइम दिया जाता है कि उसमें यूरिन बच्चे ने पास करना चाहिए एंड 24 आवर्स में स्टूल पास करना चाहिए। ठीक है, ठीक है।
सो जैसे अब न्यू बॉर्न बेबी है, उसको हम मदर फीड भी ले रहा है, सब कुछ है, सही चल रहा है, ठीक है। ठीक है। सो उसके बाद उसकी जैसे कुछ उसकी दवाइयाँ जैसे इंजेक्शंस वगैरह लगने होते हैं, उसकी वैक्सीनेशन होनी होती है, ठीक तो है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? देखिए, जन्म पे अगर हम बात करें, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विटामिन के तो लगाया ही जाता है। विटामिन की, विटामिन के विटामिन के होता है, वो ब्लीडिंग को रोकता है, तो वो सबको लगता ही है डिलीवरी पे। ओके। दिस इज मैंडेटरी। पोलियो की ड्रॉप पिलाई ही जाती है और एक बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है। ओके। ठीक है, ये तो हमारा डिलीवरी पे होना ही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि डिलीवरी कहाँ हुई है, राइट। वो चाहे गवर्नमेंट सेटअप में हुई है, चाहे जहाँ पे भी प्राइवेट में, कहीं में भी, ये 3 चीज़ें होनी ही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती अप टिल 6 वीक्स। ठीक है, तो डिलीवरी पे हो गया जो वैक्सीनेशन होना था 3 चीज़ों का, बीसीजी का, हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी का भी एक इंजेक्शन लगता है, ओके, और एक विटामिन के लगता है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। राइट। देयर आर 4 थिंग्स, राइट। अब नेक्स्ट वैक्सीनेशन 1.5 मंथ से शुरू होता है। ओके। वो ज़रूरी है, लगाना ही है। 1.5 मंथ मतलब 6 वीक्स, देन 1 महीने के बाद 10 वीक्स, देन 14 वीक्स, इस तरह से वैक्सीन शुरू होती है। ये देखा गया है कि डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नमेंट के, उनके मेडिकल बॉडीज के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंट टाइप के वैक्सीनेशन होती है, या फिर कुछ में पहले हो गया, कुछ में बाद में हो गया, कुछ में कुछ मिस कर दिया, कुछ नया ऐड कर दिया, ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं है, हमारी एक बॉडी है जिसको बोलते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ओके। तो उनके कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं थ्रू आउट इंडिया, वी हैव टू फॉलो दैट थिंग। ओके। ठीक है। सेकेंड होता है गवर्नमेंट शेड्यूल। तो गवर्नमेंट का एक शेड्यूल होता है, वो भी सेम ही है, बट कुछ वैक्सीनेशन थोड़े कम है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं है कि कब क्या लगना है, कन्फ्यूज़न ये है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट में नहीं लगती हैं तो वो प्राइवेट सेटअप में लगाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट उसको रिकमेंड नहीं लगाता? इसलिए है तो क्योंकि कुछ चीज़ें जो अभी कुछ वैक्सीनेशन ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो गवर्नमेंट कांट अफोर्ड। तो गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती हैं कि वो चाहे किसी भी तबके का पेशेंट है, ओके, उसको उतना तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे हम छोटे थे तो गवर्नमेंट की पीडीएस स्कीम्स होती हैं, जैसे हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पीडीएस स्कीम्स में हम लोग वीट लेते थे, राइस लेते थे, वो कुछ ऑयल वगैरह मिलता था। राइट। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे हम भूखे तो नहीं रहेंगे, हाँ, लेकिन केवल उससे भी काम नहीं चलेगा, बिल्कुल है। आपको कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं, राइट। तो यहाँ से ऐसे डिफरेंस आप समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है बहुत अच्छा शेड्यूल है, वो बेसिक तो है ही है, लेकिन केवल उससे ही काम नहीं चलेगा, कुछ हमें और चीज़ें भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टाइफॉइड की वैक्सीन बहुत अच्छी वैक्सीन है, जो कि अब 6 महीने के बाद लग जाती है, सिर्फ सिंगल वैक्सीन से काम हो जाता है, दोबारा लाइफ में देनी नहीं है, एक बार में 6 महीने के बाद 6 to 9 मंथ्स में 1 वैक्सीन। ओके, टाइफॉइड डन, नो नीड फॉर अनदर वैक्सीन। ठीक है। देन चिकन पॉक्स। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम छोटे थे तो मोहल्ले के मोहल्ले चिकन पॉक्स से हाँ, पड़े होते थे, बिल्कुल, सब बच्चे चिकन पॉक्स में पड़े। आज आपने सुने? बहुत रेयर सुने आपने। क्यों? बिकॉज लास्ट 10-15 ईयर्स में उसकी कवरेज इतनी अच्छी है प्राइवेट सेटअप्स में कि चिकन पॉक्स बहुत कम हो गया है, और अगर है भी तो उसकी जो बहुत कम इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि मुझे सिवियरिटी बहुत कम हो गई है। याद है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि चिकन पॉक्स जो होगा ना, वो हर एक को होना तो है, हाँ, ठीक है, वो कब होगा वो अलग कहानी है। चिकन पॉक्स में सबसे अच्छी बात यह है कि जितने बचपन में अगर किसी को बाय द वे चिकन पॉक्स हो जाता है, दैट इज मच बेटर। और अगर किसी को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है और उसको वैक्सीन भी नहीं लगी और एडल्ट में चिकन पॉक्स होता है, दैट इज वेरी डेंजरस। वो बच्चे बहुत जल्दी से उसकी इम्यूनिटी को गेन कर लेते हैं और दे कैन विदस्टैंड दैट इन्फेक्शन, बट आफ्टरवर्ड्स अगर चिकन पॉक्स होती है तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि चिकन पॉक्स तो एक तो 15-20 दिन अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हफ्ते का प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो कुछ इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ वैक्सीन है, जैसे टाइफॉइड है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है। पहले जॉन्डिस फैलते थे बहुत, हाँ, जॉन्डिस फैलते थे। हेपेटाइटिस ए होता है जनरली, वो अब नहीं होता है इतना, होते हैं लेकिन इतना नहीं होता है। तो जॉन्डिस है, फिर फ्लू की वैक्सीन्स हैं। तो ये कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि लगानी चाहिए इफ़ यू कैन, समबडी कैन अफोर्ड, बिकॉज ये थोड़ी सी महंगी है, इतनी भी महंगी नहीं है, बट हाँ एक जनरल पब्लिक दे कैन अफोर्ड इजीली। अगर ऐसा हो कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो फीड आ रहा है मदर का, हाँ, वो इनफ नहीं है उसके लिए,
क्योंकि वो नहीं अगर प्रॉपर किसी एक्सवाइजेड रीजन से। मैं यहीं से एक बात शुरू करता हूँ। हाँ जी। ये बात शुरू कैसे होती है कि माई मदर्स मिल्क इज नॉट इनफ। आप यहाँ पहुंचे कैसे? मदर को लगा या रिलेटिव्स को लगा या ग्रैंड मदर को लगा कि मदर को मिल्क नहीं है या कम है। हाँ हाँ। तो ये इसके लिए ना बहुत इजीली आप खुद ही जान सकते हैं कि मेरा मदर को कि मदर मेरा मिल्क बच्चे को पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। 2-3 चीज़ें हैं। जैसे? पहला, बच्चे का यूरिन आउटपुट। ओके। यूरिन आउटपुट मतलब यूरिन इज आउटफ्लो एंड मिल्क इज इनफ्लो। ठीक है, हम बच्चे को न्यू बॉर्न बेबी को कुछ भी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। ठीक है, हम सिर्फ मदर मिल्क दे रहे हैं। बिल्कुल। अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। कोई भी न्यूबॉर्न बेबी अगर 24 आवर्स में 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, दैट मीन्स उसकी मदर को पूरा मिल्क आ रहा है। सिंपल। बिकॉज हम बच्चे को मिल्क के अलावा तो कुछ दे ही नहीं रहे। Obviously. यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? जो ब्रीदिंग से तो नहीं हो सकता। नहीं, जो पिएगा उसी से होगा। उसी से होगा। जब इनपुट होगा तभी तो आउटपुट होगा। बिल्कुल सही तो है। इनडायरेक्ट वे में अगर हमारे बच्चे का आउटपुट इतना अच्छा है 6 to 8, तो मदर को तो कम हो ही नहीं सकता। तो दिस इज ए मिथ। राइट। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि समय के साथ साथ बच्चे का वजन करते जाइए। ठीक है। ओके, जब बच्चे को अच्छा मिल्क बनेगा तभी बच्चा अपना वजन भी बढ़ाएगा। अगर बच्चे को प्रॉपर मिल्क नहीं मिलेगा तब बच्चा अपना वजन नहीं बढ़ाएगा। ओके। ठीक है, तो यूजुअली कहते हैं 25 to 30 ग्राम्स पर डे बढ़ता है बच्चे का वजन। ठीक ये है। वेरी करता है, कुछ में थोड़ा हो सकता है, कुछ में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट 25 to 30 ग्राम्स प्लस होता है। तो अगर आप वे कर सकते हैं, वेइंग मशीन है घर में या आसपास कहीं कर सकते हैं, तो बच्चे का समय समय पे वजन करो। ठीक है। सो अब ये पूछा जाएगा कि हम यूरिन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज डाइपर्स, बिकॉज हम भी जो है कोई डाइपर से लगा के बड़े नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, वो ट्रायंगुलर शेप के जो तिकोनी या Nappies, nappies वो आती थी, दादी नानी बनाती थी, दोज वर बेस्ट। पुराने कॉटन के बनाए जाते थे वो। सिंपल सी बात है, जब बच्चा यूरिन करेगा क्राई करेगा आप चेंज करेंगे। आपने सिंपल ये देखना है कि 24 आवर्स में कितनी नैपी चेंज हुई है उसकी। ठीक है। 6 to 8 अगर लग गई, दैट मीन्स मदर को अच्छा मिल्क आ रहा है, अच्छा यूरिन आ रहा है, बच्चे का वजन अच्छा बढ़ रहा है, तो ये बात ही खत्म हो जाती है कि मदर इज नॉट हैविंग एनफ मिल्क। कुछ केसेस में ये हो सकता है क्योंकि हमारी कम्युनिटीज़ में इतने सालों से डिलीवरी हुई, ये नहीं देना, वो नहीं देना, ये ठंडा है, ये गर्म है, हाँ। ये हल्का है, ये भारी है। इतना कंफ्यूज हो जाती है बेचारी वो फर्स्ट टाइम मदर, उसको समझ ही नहीं आता मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सही बात। सपोज एक फैक्ट्री है, वो अपना एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है, उसको प्रोडक्शन कैसे होगा? कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, देन यू विल प्रोसेस दैट थिंग। प्रोसेस के बाद में आप उस प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और वो फिर जाएगा। राइट। सिमिलर वे में मदर मिल्क को भी ऐसे ही माना जा सकता है। बेसिकली इट्स ए प्रोडक्ट, या मैटरनल मिल्क। बिल्कुल। तो उसको रॉ मटेरियल तो आप दे ही नहीं रहे। आप उसको पूरा पेट खाना नहीं मिलता, कई बार ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये ठंडा है, ये गर्म है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मदर को शी इज़ नॉट गेटिंग एनफ न्यूट्रिशन टू प्रोड्यूस एनफ मिल्क। राइट। अब मिल्क में हमें 2 चीज़ें चाहिए किसी भी मदर में। मिल्क का क्वांटिटी भी अच्छी चाहिए हमें और मिल्क की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए हमें। तो वो कैसे होगा? सिंपल सी चीज़ है, न्यूट्रिशन मदर का अच्छा होना चाहिए। राइट। वो कैसे होगा? अच्छे खाने से। जो भी डाइट है, कैलकुलेटेड है सब कुछ, जो भी डाइट आप खाते हैं, जो भी मदर की नॉर्मल डाइट है, उससे अगर आप डबल नहीं कर सकते हो, कम से कम 1.5 टाइम्स कर दीजिए। ओके। वो कैसे होगा उसका भी बताता हूँ। सपोज 2 चपाती खाते हैं आप, 3 कर दीजिए। 1 कौली सब्जी खाते हैं, 2 कर दो। 1 फ्रूट खाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रूट खा लीजिए। दूध पीते हैं 1, 2 कर दो। ठीक है। कर्ड खाते हैं थोड़ा सा, मतलब वट एवर यू आर ईटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, थोड़ा सा प्लस खाइए। प्लस खा लेंगे। तो जो भी प्लस खा रहे हैं आप, हाँ जी, वो आपके बच्चे के पास जा रहा है। हाँ। तो जो आपकी नॉर्मल डाइट है वो तो चल ही रही है, बट जो आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं
वो baby वो को pass होगी। आपके मिल्क का प्रोडक्शन का क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, क्वांटिटी अच्छी बनेगी, और वही आपके बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि हाँ जी। हमें खाना क्या है, हाँ बिल्कुल, बड़ी दिक्कत है, ये भारी, ये हल्का, ये ठंडा, ये भारी, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। राइट राइट, इसका भी एक बहुत सिंपल सा आंसर है मेरे पास। ओके, सिंपल आंसर ये है कि कुदरत ने जिस मौसम में जो फल फ्रूट सब्जी बनाई है वो हमें रज के खानी है। ओके। सीजनल फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कोई इशू नहीं, आप कितना भी खा सकते हैं। ठीक है, अनसीजनल कुछ नहीं खाना है। यू कांट ईट मैंगोज इन दिसंबर। ऑब्वियस है। जून या मई जून में आप एप्पल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ग्रीन वेजीज ज़्यादा करके आपको विंटर्स में मिलेंगे, विंटर्स में मिलेंगी। ठीक है ना। तो वो अगर आप उसको वो करेंगे, ऊपर वाले के साथ चलेंगे, तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये सब तो हो गया हमारा फीड का, लेकिन पर फिर भी XYZ रीजन से अगर बेबी को फीड नहीं मिल पा रहा है तो कुछ भी, रिकमेंडेशंस आर यू शुड फीड विद फॉर्मूला मिल्क। फॉर्मूला मिल्क, Cow milk or other milks are not recommended because something is called as CMPA, cow milk protein allergy. रेयर है बट स्टिल इट इज पॉसिबल। उसमें कई बार ब्लीडिंग के भी चांस हो जाते हैं बच्चों में, ब्लीडिंग की, ब्लीडिंग के भी चांस हो जाते वो हैं। क्यों? प्रोटीन एलर्जी हो जाती है काउ मिल्क प्रोटीन से, ओके, तो जीआई ट्रैक में जाके या आंतों में जाके वो ब्लीड हो सकती है। तो वो होता रेयर है, हजारों में एक को हो सकता है, बट किसको हो जाए नोबडी नोज। यू नो। तो इन इश्यूज की वजह से फिर हाइजीन भी इश्यूज हैं उन मिल्क में। ये बहुत हाइजीनिक होते हैं, ये वाले जो मिल्क होते हैं, फॉर्मूला मिल्क जो होते हैं, ओके, तो काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। तो अगर कुछ आपको देना ही है तो प्रॉपर डिल्यूशन में, उसका भी एक डिल्यूशन है, प्रॉपर बनाने का तरीका है, तो उसको बना के वो ही देना है अगर देना भी, और दैट टू विद कौली चम्मच, नॉट विद बॉटल। ओके। और एक जैसे बेबी है, अब बेबी को कोई प्रॉब्लम होती है, न्यू मदर है, उसको तो पता नहीं है कि जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो नॉलेज देने वाला भी नहीं होता है। जैसे बेबी अब पेट दर्द होगा तो भी शी विल क्राई, सर दर्द हुआ या किसी चीज़ में दर्द हुआ तो भी क्राई करेगा। तो वो कैसे डिफरेंस पता लगता है, या क्या सिम्टम्स होते हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि ये अगर ऐसा सिम्टम है तो शायद बेबी को ये हुआ होगा? देखिए ऐसा है, आप और मैं बात कर रहे हैं, हम क्यों बात कर पा रहे हैं? बिकॉज हमारी एक लैंग्वेज डेवलप्ड है। राइट। आप कुछ बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, वी कैन कॉम्प्रहेंड, वी कैन स्पीक। लेकिन न्यूबॉर्न जो बेबी है उसके अंदर फिर डेवलपमेंट नहीं है, ऑब्वियस है, राइट। उसको भूख लगेगी रोएगा, रोएगा, उसको प्यास लगेगी रोएगा, उसको गर्मी लगेगी रोएगा, उसको सर्दी लगेगी रोएगा, ही इज नॉट कंफर्टेबल रोएगा, राइट, उसने पॉटी करी रोएगा, सब में वो रोएगा। रोना ही उसके लिए कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, राइट, राइट। तो कई बार क्या होता है, बच्चा रोया, उसके मुंह में बॉटल लगा दी जाती है कि इसे भूख लगी है, इसे भूख लगी, इसे पिला दो, उसे पिला, ओवर फीडिंग हो जाती है, तो उससे और इश्यूज आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हमें समय के साथ साथ भी होता है, थोड़ा सा हमें ये देखना है कि अगर बच्चा क्राई कर रहा है तो इन चीज़ों में तो कोई फैक्टर नहीं है कि कैसे यूरिन तो नहीं किया, स्टूल तो नहीं किया, टेम्परेचर का बहुत वैसा डिफरेंस तो नहीं है, गर्मी तो नहीं लग रही, सर्दी तो नहीं लग रही, पूरे इनफ कपड़े हैं या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स देख के तब उसके बाद तो एक टाइप से तो एक चेकलिस्ट है, अगर बेबी क्राई कर रहा है अब तो जहां आप क्राई करने के साथ साथ कुछ पॉइंटर्स मैं बता देता हूं आपको जो कि थोड़े डेंजर साइंस हैं। डेंजर साइंस ये है कि इफ चाइल्ड इज नॉट एक्टिव, ओके, मतलब चाइल्ड हमारा सुस्त है, नॉर्मली चुस्त होना चाहिए। अगर चाइल्ड सुस्त है, जब सुस्त होगा तो फीड भी नहीं लेगा, राइट, जब फीड भी नहीं लेगा तो यूरिन भी कम हो जाएगा, ऑब्वियस है, और अगर ये कुछ दिन चला तो उसका वेट भी कम हो जाएगा, राइट, ठीक है। या बहुत हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज़्यादा बार वॉमिटिंग कर रहा है बच्चा, कुछ पचा ही नहीं रहा है बच्चा, ठीक है, यूरिन कम हो जाता है उसका, ये सब अगर फैक्टर्स हैं, या कहीं नीलापन लग रहा है बॉडी में, और कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि यू फील, क्योंकि मदर को सबसे पहले पता लगता है, एंड यू फील कि चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल, तो इन सब चीज़ों में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये थोड़े कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं कि अगर बच्चा तो रोएगा, लेकिन अगर इन पॉइंट्स में कुछ भी मिलता है तो इमीडिएटली यू हैव टू सी योर पीडियाट्रिशियन और नियर बाय फैसिलिटी वेयर एवर यू कैन गो।
सो कभी कभी जैसे मेरे साथ भी ये सिचुएशन आई थी कि अभी क्या होता है कि कॉलिक हो जाता है बेबी, हाँ, तो वो क्या सिचुएशन होती है? वो सिचुएशन ऐसी होती है कि यूजुअली कॉलिक्स होते हैं, इन्फेंटाइल कॉलिक्स बोलते हैं उनको, ठीक है, इट्स ए वेल नोन एंटिटी। बच्चे के जो लेग्स होते हैं वो ऊपर करके ही क्राइज। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कई बार हम फीड तो कराते हैं बच्चे को, लेकिन बर्पिंग प्रॉपर नहीं कराते। ओके, जितना ज़रूरी फीड कराना है उतना ही ज़रूरी बर्प कराना है। ओके, तो जब भी बच्चे को फीड कराएं तो ऊपर लेके वर्टिकल लेके उसको बर्पिंग कराइए, और जब तक बच्चे को अच्छे से डकार ना आ जाए तब तक उसको नीचे ना रखें। ओके, तो मोस्टली उनसे ठीक हो जाता है, ओके, मोस्टली। सो अभी ये जो हो गया, बट सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। ओके, सेल्फ मेडिकेशंस कई बार दादी नानी कुछ घुट्टी पिला दी, या कुछ किसी चीज़ का अजवाइन का पानी दे दिया, या कुछ दे दिया, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मतलब हमारे बचपन से चलता आ रहा है, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है कि बच्चे की मालिश, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? अगर है तो फिर क्या है कि कौन सा ऑयल? कोई कहता है सरसों का तेल, कोई कहता है नारियल का तेल, बेबी ऑयल अलग से आता है मार्केट में, 36 टाइप के ऑयल आते हैं, वो करो। फिर कोई कहता है लहसुन डाल के, ये डाल के, वो डाल के किसी चीज़ से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। आप ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है कि मालिश ज़रूर करें। इसमें कुछ पॉइंटर्स जो कि मुझे पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ। मालिश करिए अपनी बेबी की, प्रोवाइडेड मदर अपने हाथ से खुद मालिश करेगी। ओके, 90% केसेस में आप देखेंगे मदर मालिश नहीं कर रही, नहीं करते। दादी कर रही है, नानी कर रही है, या मालिश वाली कर रही है, वो माँ की भी मालिश कर रही है, बच्चे की भी कर रही है। नहीं, मदर बनने का डिसीजन आपका था, तो ये सारे काम भी मदर ही करेगी। ओके, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि मदर का हाथ मदर का ही होता है, ऑब्वियस है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप अपने बच्चे की डे टू डे उसमें केयर में लगेंगे तो आपकी एक बॉन्डिंग और बनती चली जाएगी। बिल्कुल सही कभी बात आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मिल्क कम हो गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप मालिश करेंगे, थोड़ी सी मालिश को ऐसा नहीं करना है कि विगरस नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट उससे कर सकते हैं, उससे दोनों की बॉन्डिंग तो बनती है। दूसरी बात ये, उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। ओके, और हमारी बॉडी में सभी को पता है, जिस जगह का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा वो पार्ट हेल्दी रहेगा, राइट, ठीक है। स्किन में ग्लो भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी, मैटरनल मिल्क भी अच्छा बनेगा। तो ये किसी और से मालिश नहीं करानी है, मदर खुद करे, ओके। ठीक है। सरसों वगैरह का तेल यूज़ नहीं करना है। तो सर जैसे अभी क्या है कि बेबी जैसे छोटा है, बेबी तो अपनी केयर अपने आप कर नहीं सकता, राइट। तो एक ये होता है कि बेबी को सीजन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जैसे सर्दियों में डबल आप उड़ा के रखो, गर्मियों में भी आप उड़ा के रखो, तो इज इट ओके कि गर्मियों में भी हमें रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपके लिए गर्मी है तो वो बेबी के लिए भी गर्मी है। ऐसा ना हो कि अब गर्मी में भी आप इतना हाथ में डाल के रखा हुआ है कि पसीने आ रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 26-27 के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रखिए, दैट्स ऑल। ओके, सो बेबी के लिए एसी इज ओके? और या बेबी एसी इज ओके। इनफैक्ट बेबी की नर्सरीज में एसी चलता है एंड दे मेंटेन टेम्परेचर ऑफ 26-27 ओके, थ्रू आउट, और नेकेड रखते हैं वहाँ पे तो नर्सरीज में। तो एसी इज ओके, लेकिन यहाँ पर एक कैवेट ये है कि एसी की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 साल से एसी की क्लीनिंग ही नहीं हुई है, तो फिर एयर की क्वालिटी क्या होगी? एयर क्वालिटी भी बिगड़ जाएगी फिर तो। बिगड़ जाएगी। और एसी के डायरेक्ट जहाँ उसका एयर फ्लो है वहाँ ना रखिए। तो आपका रूम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया तो बिल्कुल डायरेक्ट फ्लो में ना रखें बच्चे को। और एसी की समय समय पे सर्विस कराइए ज़रूर, जिससे कि वो क्लीन रहे। ओके, और बेबी एसी से हमें ना कोल्डनेस नहीं चाहिए, हमें कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन करना है। ओके, ना बहुत एसी से हमें गर्मी कोल्ड नहीं चाहिए, ना गर्मी चाहिए, वी ना शुड बी कंफर्टेबल इन दैट टेम्परेचर। ओके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमें ब्लैंकेट लेके सोना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। एक नॉर्मल एक टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा मेंटेन होना चाहिए, जिसमें हमें ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे। सर्दी लगे। यस, एंड दैट इज अराउंड 26-27। अब बेबी जैसे बेबी बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया तो अब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे को कहते हैं कि ब्रश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो एक क्वेश्चन भी एक लाइन है इसका, सिर्फ 1 लाइन। जैसे ही बेबी के दांत आते हैं ब्रशिंग शुरू कर देनी चाहिए। ओके, बेबीज के वो आते हैं आजकल, टूथपेस्ट भी आते हैं और ब्रशिंग भी आती है। और
आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी, वो उसकी एक इंडिविजुअल एंटिटी है बेबी, बच्चा चाहे 2 साल का है 3 साल का है, आप फोर्स नहीं, आप ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, नहीं। तो फिर मैं तो अपने पेरेंट्स को ये सिखाता हूँ, आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ उसको जगा के उसके सामने ब्रशिंग करना शुरू कर दीजिए। दे डेफिनेटली 100% दे विल फॉलो योर रूटीन। ओके, हम ही रूटीन में नहीं होते तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? सही बात है, ये तो इंटरेस्टिंग था। वो दे विल फॉलो यू, वो ऐसे नहीं कि वो दे विल फॉलो योर ऑर्डर्स, वो तो अथॉरिटेरियन हो गया कि भाई मैं तो अथॉरिटी, चौधरी साहब हो गए हम तो मैं इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। सही बात है। बेबी की साइकोलॉजी बच्चे की ये है कि आप जैसे जैसे करेंगे मैं करता जाऊंगा। आपको उसे कुछ सिखाना है तो पहले आपको खुद करते रहिए उसके सामने, वो ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है। आप मोबाइल लेके बैठे हैं 2 घंटे के लिए, वो 3 घंटे के लिए बैठेगा। आप बुक लेके बैठ जाइए, वो अपनी आप बुक खुद खोल लेगा। राइट। तो चीज़ें हमारे से शुरू होती हैं, तो दे विल फॉलो अस। सो जो बेबी बहुत पेशेंट्स हैं मेरे पास, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि उनकी ना टॉयलेट ट्रेनिंग ही प्रॉपर नहीं हुई। 3 साल का बच्चा हो गया, दे कैन नॉट सिट ऑन दिस कमोड, दे कांट डिफिकेट ऑन दैट थिंग। ओके, स्टूल पास करने में दिक्कतें हैं, कॉन्स्टिपेशंस हैं, ट्रेन प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। हाँ। सो कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बेबी की टंग को भी क्लीन करते हैं कॉटन से। अगर टंग पे कुछ ऐसा लगता है, यूजुअली ना वो थोड़ा मिल्क ही होता है, वो थोड़ा जम जाता है, तो आप एक क्लीन कॉटन क्लोथ से आप उसको थोड़ा सा साफ कर सकते हैं, अगर वो हो गया है तो। ओके। रूटीन में करने की जरूरत नहीं है बेबीज के। कुछ बेबी के जो टीथ होते हैं वो ब्लैक हो जाते हाँ, हैं। वो कई बार आयरन से हो जाते हैं, आयरन वो से? ट्रांजिएंट होता है। हाँ, ओके। यस, एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन से मुझे याद आया कि हमारी कम्युनिटीज़ में जो चलता है, हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो रही थी, वो हमने 6 मंथ्स तक बोला था, राइट। एक्सक्लूसिव। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स बेबी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ग्रोथ हमें चारों तरफ की ग्रोथ चाहिए, उसकी ब्रेन की ग्रोथ चाहिए, उसकी वोकैबुलरी चाहिए, उसका सोशल ग्रोथ चाहिए, उसको हमारा सारा कुछ ग्रोथ चाहिए, तो वो केवल मिल्क से पूरा नहीं होगा। ओके। तो यू हैव टू डाइवर्सिफाई, डाइट बढ़ानी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम 6 मंथ्स अप टिल 1 ईयर। ओके। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर का जो टाइम पीरियड है, 6 महीने का, वो उसका एक ट्रेनिंग पीरियड है। ओके। उस ट्रेनिंग पीरियड में एक पर्टिकुलर प्रोसेस है उसका कि आपने क्या देना है, कैसे देना है, वो करके आप 1 ईयर तक, हमारा टारगेट ये होता है कि आपके घर में जो कोई भी, वट एवर यू आर कुकिंग, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग एट होम, he or she should eat with you। ओके। ठीक है, तो वो 6 महीने का प्रोसेस है कि शुरुआत में जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, वीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो उसमें हमने शुरू में लिक्विड शुरू करते हैं, फिर सेमी लिक्विड शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे सॉफ्ट डाइट शुरू करते हैं, फिर सॉलिड्स पे आते हैं। ओके। हाँ, तो इसमें इंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं फिर? इसमें कोई एग्जॉटिक चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रही है, सिर्फ आपके अपने किचन से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। आई एम नॉट ए वेरी बिग फैन ऑफ सेरेलैक। मेरे घर में, मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, 1 रुपए का भी सेरेलैक नहीं आया कभी। ओके। नेवर। तो आजकल घर में भी तो बना लेते हैं सेरेलैक, बिल्कुल बना लेते हैं। सेरेलैक वाले कुछ चांद तारों से थोड़ी तोड़ के ला रहे हैं, वो तो सब चीज़ें यहीं से मिलेंगी ना। आप दाल के पानी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। दाल का पानी होता है, चावल का पानी होता है, फिर बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं हमारे कि जो आप मैश कर सकते हैं। चीकू मैश कर सकते हैं आप, एप्पल में थोड़ा सा प्रेशर कुकर में थोड़ा सी विसल लगा के उसको मैश कर सकते हैं आप, पपाया को मैश कर सकते हैं आप, बनाना को मैश कर सकते हैं आप। बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस तरह से आगे चलना है हमें, और धीरे 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 करके हमें 1 साल तक उस डाइट पे लेके आना है जो कि हम लोग खा रहे हैं। देयर आर रेसिपीज, लेकिन वो 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स तक। 12 मंथ्स के बाद कोई रेसिपी नहीं बनेगी। ओके। जो हम खाएंगे, बच्चे की अलग प्लेट लगेगी, सेम चीज़ें उसको भी दी जाएंगी, और उसको फोर्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके सामने बैठ के खाएंगे। धीरे धीरे वो सीख जाएगा। राइट। सो अब जैसे 1 ईयर के बाद वो हमारे साथ खाने लग जाएगा। यस। तो इज इट ओके कि हम उसको, जैसे कई लोग कहते हैं कि 12 मंथ तक शुगर, शुगर और सॉल्ट जितना कम दे सकें उतना अच्छा है। ओके। बिकॉज दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं। बहुत हल्का रखिए, रखना भी है। शुगर के लिए आपके पास बहुत ऑल्टरनेट्स हैं। डायरेक्ट वाइट शुगर तो बिल्कुल दो ही मत।
ओके बहुत अच्छी बात है। Right. उसके हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं। आपके पास ब्राउन शुगर आती है, राइट, जिसको हम शक्कर बोलते हैं, गाँव में खाते थे हम लोग घी वगैरह के साथ, बिल्कुल। वो यूज़ कर सकते हैं आप थोड़ी। या फिर बहुत स्वीट फ्रूट्स आते हैं, चीकू है, बनाना है, आप ये मैंगो है, उसकी प्यूरी सी आप बनाएंगे, उसको उसकी स्वीटनेस यूज़ कर सकते हैं आप। डेट्स आते हैं, डेट्स होते हैं, डेट्स के सिरप आते हैं, सिरप आते हैं, उसकी स्वीटनेस यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बाद की स्टेज में आप हनी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इन यूनिट बट आफ्टर दैट यू कैन यूज़ हनी स्वीटनेस। ऐसा कौन सा फ्रूट है जो बच्चे को देना नहीं चाहिए, इज नॉट गुड फॉर हिज और हेल्थ फॉर एटलीस्ट फॉर कुछ नहीं लगता, जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। जो मौसम का फ्रूट है वो हमें देना ही देना है। सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स जिन फ्रूट्स में सीड्स होते हैं बड़े बड़े वो नहीं देने हैं, क्योंकि वो कई बार गले में फंस जाए, वो दैट इज डिफरेंट रीजन। बस हाँ, अदरवाइज हाँ यू कैन काट के वैसे दें तो वो भी दिया जा सकता है। यस 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 यस। ओके। और एक चीज़ और है, कई बार एक चीज़ मदर्स करते हैं, इनफैक्ट मेरे भी घर में हुआ था, हाँ, जो 6 months to 12 वाला एज ग्रुप है, राइट, हर चीज़ बच्चे को कि इसके तो दांत नहीं है, इसको ना हर चीज़ में मिक्सी में उसको चला के वो दे दिया। अब मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, मैं आपको अपने बच्चे के एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो थोड़ा बड़ा भी हो गया, तो उसको कंसिस्टेंसी तो एक ही हो गई ना, राइट। वो चाहे आप दाल डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, मिक्स होके तो वो एक जैसी कंसिस्टेंसी हुई, उसका टेक्सचर सेम हुआ, सेम। ठीक। उसने यहाँ रखना शुरू कर दिया, वो चबाता ही नहीं था। 2-3 साल का भी हो गया, वो यहीं पे रख के सो जाता था, सवेरे निकलता था यहाँ से खाना। ओके, ठीक है, तो बच्चों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टाइम पीरियड 6 months to 12 months का है, 1 year तक का है, इसमें हमें वीनिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीड तो देनी है, लेकिन हमें डिफरेंट टेक्सचर्स यूज करने हैं। टेक्सचर मीन्स जैसे कि इसका कुछ और टेक्सचर है, आपके इसका कुछ और टेक्सचर है, ट्राउजर का कुछ और टेक्सचर है, इस तरह से खाने के टेक्सचर डिफरेंट होते हैं। राइस का डिफरेंट होगा, बिल्कुल, दाल का अलग होगा, फ्रूट्स का अलग होगा, बिल्कुल, प्यूरीज का अलग होगा। तो वो जब तक आप बच्चे की मेमोरी में नहीं जाएगा तब तक वो प्रॉपर च्यून नहीं करेगा। तो कभी भी मिक्सी में करके और ये सब करके नहीं करना है। ओके, यस। क्योंकि मदर्स वगैरह क्या करते हैं, जो खाना खिलाते हैं लिक्विड्स, फिर सेमी लिक्विड्स, फिर सॉफ्ट एंड देन सॉलिड। ओके, जिससे कि हर तरह का उसको बच्चे को टेक्सचर पता चले कि किस फूड का क्या टेक्सचर है। एक चीज़ और है जो मैं बताऊंगा आपको, कई बार हम बच्चे को कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, ठीक है, सपोज कोई खीर इंट्रोड्यूस की, सपोज बच्चे ने वॉमिट कर दिया या उसको नहीं अच्छी लगी, एक स्पून खा के उसको दिया, तो हम क्या करते हैं, नहीं बच्चे को अच्छी नहीं लगी, वो हम देते ही नहीं है। राइट, ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। जबकि ये गलत है। हमें करना क्या है, क्योंकि उसके दिमाग ने भी रजिस्टर नहीं किया है उस चीज़ को। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, अपने आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपको ऑब्वियसली पासवर्ड और ये सब डालते हैं, सो दैट अगली बार जब आप आएंगे तो वो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो यू कैन यूज दैट वेबसाइट। ओके, तो सिमिलर थिंग हैपेंस इन आवर ब्रेन ऑल्सो। जब सपोज आपने उसको दाल खिलानी है, तो एटलीस्ट 4-5 days तक आप उसको सेम चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, सो दैट वो एक रजिस्टरिंग का एक प्रोसेस है बॉडी में। वो चीज़ 4-5 दिन दे के कंटिन्यूस वो उसकी प्रोसेस में आ गया, रजिस्टर हो गया वो। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम देंगे वो इजीली लेगा। दैट इज गुड। हम पैनिक हो जाते हैं कि यार ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसको मत दो, इसको बिल्कुल सही बात इसको है। वो चीज़ दो जो ज़्यादा पसंद करता है। सही बात है। हाँ। तो जैसे ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन पर बेबी को जैसे रोटी वगैरह ये किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए? आप 8-9 months 10 months से आप सॉफ्ट रोटी दे सकते हैं। आपने प्रॉपर रोटी बनाई, हाँ, आप उसको किसी भी सब्जी में या जिसमें थोड़ा लिक्विड है उसमें डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट्स में वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ओके। सो अभी जैसे किसी एक हमारी टीम के किसी मेंबर ने क्वेश्चन दिया था कि जैसे उनके घर में बेबी है, वो 3-4 months का है और वो बेड से गिर गया। बेड से गिरने के बाद जैसे सिर में नील सा रहता है, तो वो हुआ, उन्होंने फिर उसके बाद ओमनी जेल वगैरह लगाया, उसको थोड़ा सा आइस से थोड़ा सा उसको टकोर किया। तो लेकिन पर अभी भी क्या है कि रिडक्शन मतलब जो स्वेलिंग है वो तो कम हो गई है, बट इस क्या उसको ये डर है कि कहीं इसका इंटरनल कोई चोट तो नहीं लग गई होगी बेबी को या कुछ ऐसा। तो डू से दे नीड टू गो फॉर लाइक एनी काइंड ऑफ स्कैनिंग और टेस्ट,
और व्हाट डू यू थिंक व्हाट ही शुड डू? ठीक है, ये बहुत कॉमन है, बिकॉज जब बच्चा थोड़ा एक्टिव होता है तो ऑब्वियसली बेड से भी गिरेगा, ये सब कुछ होंगे, चोट भी लगेंगी बच्चे को, सर में बहुत बार चोटें लग जाती हैं बच्चे को। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है। ओके। कुदरत ने बच्चे की स्कल जो है या हेड की बोन्स इस तरह से बनाई है, इट इज़ जस्ट लाइक ए पिंग पोंग बॉल। टेबल टेनिस आपने खेला होगा, उसकी बॉल जो होती है अगर आप उसको प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे तो वहाँ का वहीं आ जाएगी वो। बिल्कुल। ठीक है ना, दिस इज पिंग पोंग बॉल या टेबल टेनिस बॉल, ये क्वालिटी है उस बॉल की। दबेगी हल्की सी, वापस आ जाएगी। सिमिलर थिंग हैपेंस विद बेबीज ऑल्सो। तो उनकी जो स्कल की बोन्स हैं वो ऐसी ही प्रेस होती हैं, फिर वहाँ पर आ जाती है। ओके। दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे, बेबीज के यहाँ पर एक डायमंड शेप ये होता है। यस। तो ये ना एक्सपेंड हो जाता है, तो ब्रेन के अंदर इतनी चोट लगती नहीं उनको जनरली। ओके। इन जनरली कहीं स्वेलिंग आती भी है तो नॉर्मलाइज हो जाती है कुछ दिन के अंदर अंदर। एक्सटर्नल है ये सारा। एक्सटर्नल है, लेकिन इसमें 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आपको बेबीज में मिले तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ओके। जैसे बच्चा गिरा तो कहीं से ईयर में से, नोज में से, माउथ में से कहीं ब्लीडिंग अगर हुई है, ओके। तुरंत दिखाना है। ठीक है। बच्चा अनकॉन्शियस हो गया है, दिखाना है। सीवियर वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को, ओके। दिखाना है। चाइल्ड इज नॉट रिकग्नाइजिंग पेरेंट्स, जनरली मदर कंसोल कर सकते हैं आप अपने बच्चों को, Yes, yes. स्पेशली मदर। अनकंसोलेबल है बच्चा, किसी को पहचान ही नहीं रहा है बच्चा। ये कुछ पॉइंटर्स हैं कि आपको फिर दिखाना पड़ेगा और डॉक्टर में एडवाइस, सीटी स्कैन और समथिंग। ओके। तो अगर वो चीज़ नहीं है तो यू कैन वेट। अगर सब कुछ क्या ठीक है, चाइल्ड एक्टिव है, एक्टिव है। फीड अच्छी ले रहा है, कंसोलेबल है, सबको पहचान रहा है ठीक से, कोई वॉमिटिंग नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं। इट्स ओके। यस। ओके। अभी जैसे बेबी ग्रो होता है तो नाउ ही कैन मूव, बेबी ग्रो हुआ, किड में कन्वर्ट हो गया, अब बच्चा क्या थोड़ा चलने लग गया। अभी हम लोग क्या करते थे, बच्चा जो 1 साल का हो गया या 7-8 महीने का हो गया, तो पेरेंट्स क्या कहते थे कि ये ना इसको चलने के लिए कुछ सपोर्ट दे दो, चलने लग जाता है। आजकल वॉकर आ गए हैं, तो डू यू थिंक कि वॉकर इज गुड फॉर बेबीज ग्रोथ, कि वो चल सकता है? आई वोंट रिकमेंड वॉकर एट एनी स्टेज। व्हाई सो? उसका रीज़न ये है कि व्हेन वी गॉट सपोर्ट तो कभी इंडिपेंडेंट हम हो ही नहीं पाते। ओके। मेरी थिंकिंग ऐसी है कि अगर हमें सपोर्ट रहेगा तो हम इंडिपेंडेंट कैसे होंगे। वॉकर में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जनरली वॉकर्स के डिज़ाइंस ऐसे होते हैं कि बच्चा कई बार बहुत तेज़ भागता है। हाँ। वॉकर्स में पाव इस तरह से चला के बहुत तेज़ भागता है, तो आगे का एक पार्ट निकला होता है। तो जब बच्चा भागता है आगे वॉल से टकराता है, तो बच्चा तो नहीं टकराता है, आगे का पार्ट टकरा जाता है। और जैसे ही टकराएगा, इट्स लाइक जैसे आप बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं और आगे वाला ब्रेक लगाते हैं तो आप गिर जाते हैं, क्योंकि वो तो मोशन में है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा तो वो बच्चा आगे पलट जाता है। बिल्कुल। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वॉकर से इंजरीज होती हैं। ओके। क्योंकि वो आगे वॉल से पुश होगा, बच्चे मोशन में है, वो एकदम से रुकेगा, बच्चा पलट जाता है, बहुत सारी चोट लग जाती है बच्चों को। राइट। तो उसका इट्स नॉट ए गुड आइडिया टू गिव वॉकर। नहीं। ओके। आप अपनी उंगली पकड़ते चलाइए ना, लेट हिम स्टैंड ऑन हिज और ऑन हर ओन, और वो धीरे धीरे अपने आप ही स्टार्ट करेगा। तो जिस तरीके से बच्चा पैर रखता है, डज इट मैटर कि उसको सही तरीके से पैर रख रहा है तो उसके चलने के इफेक्ट में कुछ? ऑन हर ओन, ऑन हिज ओन, ही कैन मैनेज ओके। इजीली 99% केसेस में। हाँ, अगर कुछ पैथोलॉजिकल कोई इशू है वो एक अलग बात है, बट इन जनरल कोई ज़रूरत नहीं है। सो अपने आप एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, अपने आप सीखते हैं सारा कुछ। अब हमारे पेरेंट्स वगैरह जैसे बताते हैं कि ओल्ड पीपल बताते हैं कि बच्चा जैसे भूख लगी है तो उसको इमीडिएटली दूध मत पिलाओ, अब वो उसको थोड़ा रोने दो, तो इज इट ओके? हाँ, ये भी ठीक है, किसी हद तक ये भी ठीक है, बिकॉज जब भी बच्चा रोता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसके भूख ही लगी है। ये भी तो वेरीफाई करना है ना। राइट। कुछ और चीज़, कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है किसी ने काट ही लिया हो उसको, रो रहा हो सकता कुछ और इशू हो, तो थोड़ा सा रुक सकते हैं, एकदम से फीड करा देना ठीक नहीं है। सो बच्चे जैसे ग्रो होते हैं तो ऐसा होता है कि कई बच्चे जैसे 6 मंथ की एज तक मान लो कि उनका वेट 3 kg 4 kg 5 kg तक था, 3 4 kg, मतलब एक हेल्दी बच्चा था। ठीक है। एज दे ग्रो,
सो वो जैसे ग्रो करते हैं तो उनका वेट जो होता है वो उनकी ग्रो Stationary रह करने जाता है। कम हो जाता है, रेशियो जो थोड़ा कम हो जाता है, तो वी पेरेंट्स स्टार्ट पैनिकिंग, यार मेरा बच्चा कमजोर हो गया है, या इज इट नॉर्मल प्रोसेस और इट इज रियली समथिंग व्हिच नीड टू वरी? अच्छा सवाल है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। हमारा बच्चा जब डिलीवर होता है, सपोज 3 kg डिलीवर हुआ, नॉर्मल, रफली एट द एज ऑफ 5 months ही शुड डबल हिज बर्थ वेट, ओके, राइट? तो हमें लगभग 6 kg के आसपास, हमें 5 months के आसपास चाहिए, ठीक है, ठीक है? दीज आर रफ आइडियाज। ठीक है। 1 year पे हमें ट्रिपल चाहिए अप्रॉक्स, तो दैट मीन्स 8.5-9 किलो के आसपास भी अगर आपका बच्चा होता है 1 year पे, तो हमारा बच्चा ठीक चल रहा है, ठीक है, ठीक? अब बर्थ से लेके 1 year तक हमारा बच्चा ट्रिपल हुआ, 3 kg से 9 kg हो गया, राइट, ट्रिपल हो गया। हो गया। इट डजेंट मीन कि 1 year से 2 year तक फिर ट्रिपल हो जाएगा, दैट मीन वो तो 30 हो जाएगा, नेक्स्ट उसमें 30 से 90 हो जाएगा 3 years पे। इज इट पॉसिबल? नो, नो। सो बॉटम पॉइंट इज रेट ऑफ ग्रोथ। जो रेट ऑफ ग्रोथ है जो फर्स्ट ईयर में है बेबी की, हाँ हाँ, वो सेकंड और थर्ड ईयर में आगे नहीं होती। अगर 8-9 किलो का बच्चा आपका 1 year पे है, तो 1-1.5 किलो 2 किलो नेक्स्ट उसमें बढ़ता है वो। तो हमें ऐसा लगता है ये स्टेशनरी हो गया है, ना ये बढ़ नहीं रहा है, हाँ हाँ, बिल्कुल, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये बात समझने की है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है हमारी बॉडी बच्चे का, वो जो फर्स्ट ईयर में हमें आदत होती है इतना फास्ट बढ़ने की, क्योंकि बार बार हम वैक्सीन के लिए लेके जा रहे हैं बच्चे का। अच्छा आज इस बार 1 किलो बढ़ा, फिर 1.5 किलो बढ़ा, तो वो हमारी जो आदत 1 साल की होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब ऐसा हो नहीं रहा सेकेंड और थर्ड ईयर पे, जबकि रेट ऑफ ग्रोथ स्लो हुई है। वो बॉडी की ग्रोथ के उस प्रोपोर्शन में ठीक है उसके अकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि इसमें ना चार्टिंग्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे IAP के और उनके WHO के चार्ट्स होते हैं हमारे पास में। आप चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं समय जितने भी एज का ग्रुप का बेबी, मतलब गर्ल है, डॉटर है या सन है, उसको आप प्लॉट कर सकते हैं कि इस एज ग्रुप में इतना वेट है, इतना हाइट है, और क्या ये अपने उसमें चार्ट्स में फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट इज वेरी इजी। अब बेबी जैसे अगर वो उसमें फिट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बेबी जैसे ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ ठीक सही चल रहा है, अब लेकिन मदर फीड नहीं छोड़ रहा, किस एज तक मदर फीड को हमें बंद इट कर इज सेड दैट अप टिल 2 years इज द एज ग्रुप, Okay. उसके बाद मदर फीड इज नॉट रिक्वायर्ड। आप 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, आफ्टर 6 months ब्रेस्ट फीडिंग यू कैन कंटिन्यू अप टिल 2 years, बट ब्रेस्ट फीडिंग अलोन विल नॉट डू। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स भी देने पड़ेंगे, बट मैक्स इज 2 years, इसके बाद तो बिल्कुल नहीं। सो इज इट ओके कि डेली बेस पे सेम टाइप का ही फीड उसको मिल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है लेकिन बाकी सब सेम है कॉम्प्लीमेंट्री फीड में? सो बेबी के लिए इज इट ओके, और एवरी टाइम वी नीड टू हैव ए हाँ, थोड़ा सा आपको वैरायटी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने बताया आपको, फिर डिफरेंट चीज़ें कैसे रजिस्टर करेंगे, बिकॉज हमें 1 साल पे बच्चे को उस लेवल का प्रिपेयर करना है कि जो भी आप बना रहे हैं उसे खाना है ना। राइट। तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा? अगर हम एक ही चीज़ देते रहेंगे, आप एक चीज़ दीजिए लेकिन 4-5 days तक दें उसको, जिससे कि वो रजिस्टर हो जाए उसका, तो फिर डाइवर्सिफिकेशन रहेगा चीज़ों का। और फिर जब मदर फीड बंद करते हैं तो फिर उस टाइम काउ मिल्क या बफेलो मिल्क पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो किस एज पे? जनरली 1 year तक काउ मिल्क या वेरला ऊपर का वैसा मिल्क देना इट्स नॉट रिकमेंडेड। आफ्टर दैट हाइजीन आफ्टर कर सकते हैं, ओके, कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इसमें कि हमारी कम्युनिटीज़ में ना, भारत में ही सब जगह मैंने देख लिया, साउथ में भी देखा है, हिमाचल में, पंजाब, हरियाणा और यूपी में तो कुछ बहुत ही ज़्यादा है। दूध के इतने ज़्यादा दीवाने हैं लोग ना इतने दीवाने हैं कि बस दूध ही पिला दो इसको। घर में गाय भैंस रखी होती हैं, 25-30 किलो दूध आता है रोज का, बनता है अपने घर में ही, उससे भी ज़्यादा, तो उसको दूध ही पिला दो। राइट, ठीक है ना। कल की OPD में एक बेबी आया था मेरे पास में, 3 years वगैरह, तो सब कुछ ठीक था। उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि चाइल्ड इज़ नॉट कीपिंग वेल। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इसको कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इसी तरह के इश्यूज थे, एंड दे वर नॉट हैप्पी कि इसके साथ ये से इश्यूज क्यों होते हैं। तो सिर्फ मैंने एक ही सवाल उसको पूछा, मैंने कहा ये दूध कितना पीता है? बोले जी बॉटल से पीता है। ठीक,
कितना पीता है? 3-4 बॉटल। एक बॉटल में कितना आता है? 300 ml। अब आप बताइए, एक 2-2.5 साल का या 1 साल का जितना भी एज ग्रुप है बच्चे की, 1 लीटर या 1 लीटर प्लस आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं। सिंपल मैथमेटिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। 1 लीटर दूध आप अपनी एज ग्रुप पे पी के दीजिए, देखिए। ओके। आप पेरेंट की जो भी एज है, 25, 30, 35, 40, वॉट एवर एज जो पेरेंट की जो भी हो, उस एज ग्रुप में आप 1 लीटर प्लस दूध पीजिए। एक ही दिन पी के देखो और फिर मुझे बताइए कि आपने कितनी चपाती खाई, कितना फ्रूट खाया, कितनी सब्जी खाई, क्या खाया। सही बात है। सो इट इज नॉट पॉसिबल एट योर एज ग्रुप एंड यू एक्सपेक्ट कि आपका 1.5 साल का बच्चा 1.5 लीटर दूध पी के ये कुछ करेगा? सही बात है। नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और एक और जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है कि दुनिया का कोई भी दूध ले लीजिए, वेदर इट इज काउ मिल्क और बफेलो मिल्क और इट्स मैटरनल मिल्क ऑल्सो, आयरन में डिफिशिएंट होता है। आयरन में डिफिशिएंट होता है। आयरन इज नॉट देयर इन मिल्क। अब जब हम अपने बच्चे को 1 लीटर दूध पिलाएंगे, आयरन मिल नहीं रहा है, तो हम सब ने साइंस में पढ़ा है कि हमारा हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है। तो हमारे मैक्सिमम बच्चे एनीमिक होते हैं। फेयर दिखेंगे आपको, लेकिन उनका कॉम्प्लेक्शन आपको पिंक नहीं लगेगा। जब आप हीमोग्लोबिन कराएंगे 7, 8, 6, आप हिस्ट्री लेंगे, बॉटल फीडिंग 5, 6, 7 बॉटल रोज पी रहा है बच्चा। फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, कोई डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं डाइट का। तो आयरन के लिए क्या ऐड करें? तो आयरन के सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मिल्क, जो हमारी बात हुई थी ना अभी कि जी हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड में क्या करेंगे, मिल्क की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करिए। ठीक है। जब आपने मिल्क देना भी है तब आपको मैक्सिमम क्वांटिटी 300 ml पर डे कर दीजिए आप। ठीक है। 300 ml क्या होता है? 1 कप इज अप्रॉक्सीमेटली 150 ml। ठीक है, 150 ml मॉर्निंग दिया, 150 ml इवनिंग दिया। मैं तो पेरेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि आप मॉर्निंग में यूजुअली चाय पीते हैं लोग, यूजुअली, ठीक है। 1 कप एक चाय पिया आपने, सेम कप में आप उसको मिल्क दे दीजिए। ठीक है। आपके जैसा ही हो गया। ठीक है, इसी तरह से शाम को भी आप 1 कप चाय पी लेते हैं, ठीक है, 150 तब दे दीजिए। और पूरे रूटीन में, आपके रूटीन में रहना चाहिए आपका बच्चा। हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटीज में होता क्या है कि चाइल्ड इज नॉट, एनी चाइल्ड इज नॉट पार्ट ऑफ फैमिली, इज द सेंटर ऑफ द फैमिली। सारा फोकस उसी पे होता है, इसको ऐसे खिलाओ, इसको ऐसे पिलाओ, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। जबकि पार्ट ऑफ द फैमिली जैसा नहीं, भाई हम जैसे कर रहे हैं वैसा वो करे ना। सही बात है। जिस दिन हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल उसकी लाइफस्टाइल से मैच हो जाएगा, तो ना तो कोई एनीमिया होगा, ना कोई दिक्कत होगी, डाइट वैसी रहेगी, सारा कुछ हो रहेगा। हम सिंपल इम्पोज कर ही नहीं पाते। आज तो ये हालत है कि घर में 4 मेंबर हैं, चारों के लिए अलग खाना बनता है। बिल्कुल सही बात है। ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, वो नहीं खाता। आप जब छोटे थे ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं, जो बना वही एक बनी है, एक रोटी बनी है, खाना है खाओ, नहीं तो हवा खाओ। बिल्कुल। जेब में पैसे नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। जब हमने चॉइसेस दी, अच्छा ये खा ले, अच्छा ये खा ले, तो ये होता है। तो मेरा ये है कि आप मिल्क को कम करते जाइए और अपनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एक डाइट में सभी कुछ इंक्लूड होना चाहिए। राइट। सो आजकल एक बच्चों के ना क्या बेसिक रीजन होता है कि आई साइट बड़ी वीक रहती है। आई साइट बच्चों की इसलिए रहती है क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग आवर आइज इन ए प्रॉपर मैनर। क्योंकि हमारे स्क्रीन टाइम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, वो सिर्फ स्क्रीन पे ही ऐसे देखते रहते हैं। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, इसमें कुछ बेबीज ना सोते सोते भी कुछ ऐसे हाथ पांव चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो दिन भर करते ही वो हैं। सोशल सर्कल्स है ही नहीं, प्लेग्राउंड है ही नहीं, जहाँ बाहर घर से निकलते नहीं है। कोविड के बाद ऑटिज्म के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, बिकॉज स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। बिकॉज स्क्रीन्स दे आर लाइक ए वर्चुअल वर्ल्ड। हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सोशल सर्कल्स हैं। उन बच्चों के सोशल सर्कल्स ही नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, बाहर नहीं निकलते, तो स्क्रीन से एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहते हैं वो लोग। तो वो इश्यूज हैं, जैसे कि हमारा पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हैम्पर तो होता है, स्लो हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। Yeah, that is difficult. जो हमारे ब्रेन के कनेक्शंस हैं, वायरिंग ही तो है प्रॉपर एक तरह से, बिल्कुल। वो डेवलप ही नहीं हो पाती, प्रॉपर इंटरेक्शंस ही नहीं होते आपस में। तो कोविड के टाइम में तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई।
आउटसाइड वर्ल्ड कोशिश कीजिए कि जितना स्क्रीन टाइम को एक पर्टिकुलर टाइम तक, पहले तो अपना स्क्रीन, सीधी सी बात है, पहले आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। फिर भी हम भी नहीं कर सकते कम, फैक्ट है ये। जब हम अपना कम करेंगे तो हम बच्चे को कह सकते हैं कि भाई तुम भी इसको जरा कम करो, सही या मत बात है। करो। बच्चे वरना बोलेंगे पापा आप तो लगे रहते हो आप फोन तो पे। लगे रहते हो, आप बोलते हैं बच्चे आजकल, तो इसलिए वो बच्चे हमें ही फॉलो करेंगे। सही बात है। कुछ बच्चों में देखा है कि बड़ा है ना एंगर इशू बड़ा रहता है आजकल। जैसे वो पहले सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ सडन दे स्टार्ट गेटिंग टू एंग्री, रिएक्शन बड़ा उनका वो हो गया है। तो वो क्या रीजन, मतलब कोई मेडिकल कंडीशन है या इट इज जस्ट ये मेडिकल कंडीशन, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। और ये क्यों हो रही ये है? बिहेवियरल प्रॉब्लम इसलिए हो रही हैं बिकॉज आजकल की जनरेशन को हम सब कुछ प्लेटर पे देते हैं। बच्चे को उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, उसको तो छोड़ दीजिए, राइट अभी उसके सामने सब कुछ हाजिर है, एवरीथिंग, ठीक है ना, उसको मेहनत ही नहीं करनी है उसकी। राइट पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे चीज़ें मिलती थी। बिल्कुल एक साइकिल लेने के लिए आपको पता नहीं क्या करना पड़ता था, बिल्कुल सही बात है। होता था ना ये। अभी एक बच्चे के पास ही हैज़ गॉट एवरीथिंग, नाउ ही इज चूजिंग मुझे क्या लेना है इसमें से। क्या लेना है, जहाँ पे भी आप कुछ चीज़ विड्रॉ करेंगे उसको, तो ही थ्रो टेम्पर टेंट्रम्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन इसमें ज़रूरी है। तो जितना उतनी फैसिलिटीज़ मेरे ख्याल से बच्चों को देनी चाहिए जितनी की ज़रूरी हैं। अननेसेसरी ना तो बहुत महंगी चीज़ें या बहुत अननेसेसरी उतना पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए बच्चों की। एंड दे शुड फील कि वील डू दिस थिंग देन वील गेट दिस थिंग। दे हैव टू डू समथिंग। देयर शुड बी सम एनर्जी एक्सचेंज कि ये कुछ तो करोगे होना तो चाहिए ही एक चीज में। मिलेगा। यस, आप मेहनत करो इस चीज के लिए, यू विल गेट एवरीथिंग, राइट राइट। बट उसके प्रोपोर्शन में आपको ये तो करना पड़ेगा ना। सो कोई ऐसा कोई मतलब इसके पीछे इसके और दूसरा अलावा एक और भी रीजन है ये टेम्पर टेंट्रम उनका, कई बार अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दे आर एनीमिक, राइट दे आर डेफिशिएंट न्यूट्रिशनली। हाँ इसमें न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यही पूछने वाला था। अब हमारे बच्चों के अगर आप आजकल की डाइट देखेंगे, उन्होंने क्या खाना है, बर्गर्स खाने हैं, उन्होंने फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, उन्होंने तो ये जितने भी आउटसाइड ईटेबल्स हैं Fast ये सारे फास्ट फूड्स हैं। तो इससे न्यूट्रिशन तो मिलता ही नहीं ना। पेट ज़रूर भरता है लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता। सो ये फास्ट तो फूड दे विल बी डेफिशिएंट इन सो मेनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, आयरन। वो चीज़ें हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, राइट राइट राइट। वो चीज़ हम खा नहीं रहे। तो कुल पिक्चर जो सामने आती है इसी तरह की आती है कि दे विल थ्रो टेम्पर टेंट्रम्स, उनके अटेंशन स्पैन नहीं होते, दे कांट रीड। आप उनको बोलिए कि आधे घंटे यहाँ बैठ के आपने ये पढ़ना है तो प्रॉब्ली दे कांट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। ये भी इशूज़ हैं, बिहेवियरल इशूज़ होते हैं, एडजस्टमेंट इशूज़ होते हैं सिबलिंग्स में या पेरेंट्स के साथ में। सो इन शॉर्ट कि बाकी जो इश्यूज है उनका रीजन जो और रीजन है उनके अलावा हमारा जो डाइट है, जो डेली का प्रोसेस का मतलब काम करने का तरीका है, टाइमिंग है, या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब चीज़ों के अलावा हमारा खाना भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा खाना है। तो है ही है। दो चीज़ें मेरे हिसाब से, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो न्यूट्रिशन थोड़ा हमारा चेंज होना चाहिए और दूसरा हमारे सोशल इंटरेक्शन अब नहीं है, हाँ पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसा नहीं है। हम अपने पड़ोसी वाले को नहीं पता क्योंकि क्या हो रहा है, क्या नहीं पहले तो ये कहा जाता था कि इट टेक्स ए होल विलेज टू रेज ए चाइल्ड। राइट राइट। तो वो हमारा नहीं। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिली, दादी नानी होते नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, होते भी हैं तो वो थोड़ा अलग रहते हैं, तो वो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता हमारा सोशल। कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं सोशल बिहेवियर में, तो वो इश्यूज हैं। बट इट्स ए फैक्ट आजकल की दुनिया का। किसी भी तरह से लेकिन हमें सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ावा देना चाहिए अपने बच्चों को। सही बात है। और एक ये माना जाता है कि बच्चे जैसे आजकल जैसे हम लोग कहते हैं हाइजीन के कई ओवर सेंसिटिव होते हैं, नहीं बेटा मिट्टी में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो इज दैट ओके? नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले एक स्टडी आई थी यूके से, उन्होंने बोला कि बच्चों को मिट्टी में खेलना चाहिए ओके, क्योंकि थोड़े छोटे छोटे इन्फेक्शंस होंगे तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी तो बनेंगी ना। बिल्कुल। जब एंटीबॉडीज बनेगी तो आप थोड़े से स्ट्रांग होंगे। एक आजकल बच्चों को ना हम लोग क्या करते हैं, सीजनल इंजेक्शन लगवा लेते हैं फ्लू के। जी। डू यू थिंक कि इज इट गुड, और कि बॉडी को अपने आप एंटीबॉडी जैसे अपने के बनाने का मौका ही नहीं दिया गया? हमारी जो अकेडमी है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दे रिकमेंड फ्लू वैक्सीन अप टिल 5 years ओके। बिकॉज जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस इन द सेंस जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब लेस देन 5 years मान लीजिए, या फिर बिल्कुल
75-80 ईयर, सीनियर उनको तो एटलीस्ट चाहिए, उनको तो चाहिए। ओके, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर 5 इयर्स इट इज इंडिविजुअल डिसीजन कि भी आप उससे आप, हाँ ओके। 5 इयर्स तक तो रिकमेंडेड है ही। तो पोलियो की ड्रॉप की बात चलती है। पोलियो ड्रॉप जैसे अपने बच्चा बर्थ हुआ तभी दे दिया, हाँ, तो उसके बाद भी बार बार देने की जरूरत पड़ती रहती है? एक ऐसा है कि पोलियो जो हम ओरल, दिस इज ओपीवी। हाँ हाँ, पोलियो आजकल दुनिया में 2 तरह की होती है, वन इज ओरल पोलियो जिसको हम बोलते हैं ओपीवी, एंड वन इज आईपीवी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन है। ओके, लाइव वैक्सीन का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ लाख बच्चों में ओरल पोलियो दें तो उनमें से एक को पोलियो होने की चांस होता है, ठीक है। ओके, इंजेक्टेबल पोलियो क्या है, आप कितनी भी वैक्सीन दें, क्योंकि वो किल्ड वैक्सीन है, वो आप इनएक्टिवेटेड है, वो आप कभी भी पोलियो नहीं क्रिएट करेगी किसी भी बच्चे में। ओके, तो दुनिया अब ओपीवी से आईपीवी की तरफ शिफ्ट हो गई है। ओपीवी का फायदा क्या है, ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, मास लेवल पे आप ओपीवी देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो इतने प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें ये ओपीवी दी जाती है। ओके, तो जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के हिसाब से ओपीवी जो चलता है उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अब तो गवर्नमेंट में भी आईपीवी आ गए हैं, इंजेक्टेबल पोलियो लगाते हैं वो लोग, तो उसमें आपने आईपीवी देना है। तो अगर जैसे अलग से पोलियो नहीं देना है, जब गवर्नमेंट के पल्स पोलियो प्रोग्राम्स रहते हैं हाँ, उसमें जरूर देना है, उसमें देना है, यस। तो अलग से देने की जरूरत अलग से देने की जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट इन केस एज यू जस्ट मेंशन कि ओपीवी और आईपीवी वाला, सो आईपीवी हम कहते हैं कि टाइम से पहले गवर्नमेंट का प्लान नहीं हुआ था, लेकिन हमने आईपीवी दिलवा दिया अपने बच्चे को, तो क्या ओपीवी देते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ? कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं तो है। वो चल सकता अगर है? आईपीवी मिल भी रहा है आपको, सपोज कीजिए पीडियाट्रिशियन के पास आपका बच्चे का वैक्सीनेशन चल रहा है और उसमें आईपीवी इंक्लूडेड है, आजकल 6-in-1 चलता है, हेक्सा चलता है, ओके, उसमें आईपीवी होता है एक, ठीक है। अच्छा, अगर वो चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको जब पल्स पोलियो का प्रोग्राम होता है कम्युनिटी में, तो वो देना है, कोई इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, नहीं, वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। सो अब हमारे पास क्या है कि जैसे हमारा जो ये कल्चर, इंडिया कल्चर, हम क्या करते हैं अपने बेबी को बड़ा मतलब प्यार करते हैं, उसको अपने साथ गोदी में रखते हैं हमेशा और अपने साथ ही सुलाते हैं। अनफॉर्न कंट्रीज में क्या करते हैं, बच्चा द डे शी बॉर्न हम उनको अलग सुलाना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, तो व्हाट इज गुड फॉर बेबी कि उनको साथ में रख के मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो जितना हो सके अपने पास रखने में बहुत फ़ायदा है। ओके, फ़ायदा ये है कि बिकॉज मदर इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट टीचर। जितना मदर अपने बच्चे को सिखा सकती है, आप दिन में इतने बिजी रहते हैं, आपको इंटरेक्शन का इतना वो होता ही नहीं है। वो टाइम पे आप चाहे आधा घंटा चाहे 10 मिनट या अपने बच्चे के साथ बात कर सकते हैं, सुला सकते हैं। सोने के बाद चाहे आप अलग सुला दीजिए उसको, लेकिन उस टाइम पे वो बच्चे उसके साथ ही सोए एट द टाइम ऑफ स्लीप। आप थोड़ा एजुकेशनल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बॉन्डिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें बच्चे बताना चाहते हैं उस टाइम पे। जब आप अकेले हैं, आपसे ओपन अप हो सकता है बच्चा, उसके बहुत फ़ायदे हैं। मेंटली आप कनेक्ट रहते हैं, डेवलपमेंट अच्छा होगा बच्चे का, उसको हिच नहीं होगा, उसको कुछ इशू होगा तो वो डिस्कस करेगा आपसे। सही बात है, उसको पता है यार उन्होंने वहाँ सो जाना है, उन्होंने यहाँ सो जाना है, ठीक है। फिर वो दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। जब एक बार दूरी बनती है वो पास नहीं आते, फिर वो धीरे धीरे करके दूर होने लग जाते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे ये भी फॉरेन कंट्रीज में यही प्रॉब्लम है ना, कल्चर हमारे उसमें कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है फिर वो अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और ये वो मैरिज का कोई इशू इतना होता नहीं है, बेबीज के उनका हो ना हो उनका कुछ होता नहीं है। तो हमारे यहाँ थोड़े डिफरेंट चीज़ें हैं। यही होता है कि फिर क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है, तो हम हमारी लाइफ में या हमारे सोसाइटी के अंदर जो बच्चा होता है कम से कम 20-21 साल तक तो पेरेंट्स से जुड़ा रहता है। और बाद में फिर वो अगले 5-7 साल वो जो अलग होते हैं, जब ये मतलब कि जॉब के लिए जाता है या कॉलेज स्टडी के लिए जाते हैं, तब वो प्यार वो मिस करते हैं, तो वो वापस आते हैं। बिल्कुल, और फैमिली स्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, एट द एज ऑफ 18 और 20 वो अपनी फैमिली से अलग हो गए, वंस इन अ वीक मंथ आपने बात कर ली, इट्स ओके। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो सर एक चीज़ और देखिए, बताइए कि जैसे अब बेबी बड़ा हो गया, सब कुछ सही हो गया, इंजेक्शन वैक्सीनेशन भी सब सही हो गई है, लेकिन अब क्या होता है कि बच्चे जो जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिली है या XYZ रीजन से नहीं मिली, उनमें किस टाइप के मतलब बीमारियां होने के रिस्क होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं?
डाइट अगर प्रॉपर नहीं है मतलब जैसे एक ही टाइप का खाना खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, जैसे खाना खाई जा रहे हैं, तो नॉर्मली क्या देखा जाता है कि किस तरह देखिए के उनमें प्रॉब्लम है? मोस्टली विटामिन डिफिशिएंसीज होती हैं। विटामिन। ए डिफिशिएंसी आइज पे असर करेगा, बी डिफिशिएंसी में स्किन में, ओरल कैविटी में, न्यूरोलॉजिकली असर करेगा। सी में स्कर्वी के चांस हैं। विटामिन डी डिफिशिएंसी तो बहुत ही कॉमन है आजकल, विटामिन डी डिफिशिएंसी, बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग इन सन। नो। सन बेदिंग होती नहीं है हमारी, हम एसी में हैं, अब कहीं से सन होता नहीं है, तो विटामिन डी के इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो इनकी डिफिशिएंसी डिजीज होती हैं, आती ही हैं, तो बहुत कॉमन है। तो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी डाइट का, और थोड़ा आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेंगी, करनी ही चाहिए कुछ भी समय निकाल के। तो ये कहा जाता है कि छोटी एज में बच्चे को क्योंकि 7 साल की एज तक बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, तो बादाम वगैरह, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, कोई भी बिल्कुल सब कुछ दे सकते हैं आप, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ऐसा नहीं है बादाम ही खा रहा है वो, और सब्जियां फ्रूट्स तो खाना नहीं है, बादाम उसने ज़्यादा खा लिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। वो अपनी जगह है, आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में सब, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बादाम है, काजू है, या जितने भी नट्स हैं बहुत अच्छे हैं, बट इन स्मॉल क्वांटिटी। एक ये माना जाता है कि जैसे बच्चा जब छोटा होता है, जब जैसे कई बार बच्चे के कान में कोई ज़्यादा खुजली हो रही है, या कुछ इचिंग हो रही है, और या फिर थोड़ा नज़ला है नाक में, मदर फीड डालने से ठीक हो जाता है, तो इज इट राइट? कभी नहीं, कभी नहीं। मदर फीड सिर्फ पीने के लिए है, बच्चे के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं आइज में कुछ दिक्कत आ जाती है तो मदर का फीड डाल देते हैं कुछ कम्युनिटीज में। नहीं, मदर फीड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के। और क्या मिथ्स है जो आप कवर करना चाहोगे जो नहीं करने चाहिए, लोग करते हैं गलत? आँख में काजल कभी भी नहीं लगाना है, इट्स नॉट रिकमेंडेड। आँख में इंजरीज के काफ़ी चांसेस होते हैं उससे। दूसरी बात, कोई फ़ायदा भी नहीं है, उल्टे नुकसान ही है। तो काजल इज ए बिग नो। सेकेंड, आँख में काजल नहीं है, नाक कान में तेल नहीं डालना है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में नाक में और कान में तेल डाला जाता है। कई बार नाक से और कान से ट्रिकल होके निमोनिया बना सकता है। वो कैसे? आपने नाक या कान में कुछ भी डालिए, तो धीरे धीरे आपके थ्रोट में आएगा वो। जब थ्रोट में आएगा तो बच्चे दे कांट स्पिट इट आउट, वो धीरे धीरे ट्रिकल होके लंग्स में जाएगा, और तो समथिंग इज कॉल्ड लिपॉइड निमोनिया या लिपिड निमोनिया, तो निमोनिया बन जाता है। आई हैव सीन दोज केसेस। ओके ओके ओके। तो नाक कान में तेल नहीं डालना है, आँख में काजल नहीं डालना है, फीडिंग सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही रखनी है, और कुछ भी नहीं देना है एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग। और जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं निकल जाता है तब तक नॉन नेलाइन चलेगा, सिर्फ स्पंजिंग कर सकते हैं। एक बार ये निकल जाता है तो डेली बेदिंग, ठीक है, रोज नहला सकते हैं हम बच्चे को। पाउडर इज नॉट रिकमेंडेड। आप पाउडर की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, पाउडर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा उसके फ्यूज जैसे होते हैं वो रेस्पिरेशन के साथ जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं लंग्स में। ओके ओके ओके। और एक जैसे कई ये भी करते हैं कि जैसे बेली बटन होता है उसमें ऑयल डाल देते हैं। नथिंग, वो कहते हैं उसको कि ड्राई lips रखिए, के थोड़ा सा लिए उसको ड्राई रखिए बस, और कुछ नहीं। अब उसमें कोई रेडनेस है या कुछ पस जैसा फॉर्मेशन है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। नहीं, जैसे बच्चा बड़ा होता है सब ठीक है, एमलिम कोड कट गई, वो सब ठीक हो गया। अब नॉर्मल जैसे कहते हैं कि जैसे अब नॉर्मली आपके जैसे बेली बटन में अगर नेवल में अगर ऑयल डाल, सरसों का तेल डालते हो तो हेल्थ वाइज अच्छे रहते हैं, लिप्स वगैरह में भी अच्छा था, आई साइड में भी, क्योंकि ये दिस इज द पार्ट जो पूरी बॉडी से कनेक्ट हो सकता है, आई एम नॉट अवेयर। क्योंकि इसके प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स तो मैंने खुद भी देखे, क्योंकि मैंने काफ़ी जब बचपन में जब बोला जाता था तब करते थे, लेकिन उस टाइम नहीं समझ आता था। अब जैसे व्हेन यू गो टू हिल देखिए कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, तो उन प्रैक्टिसेस को यू कैन इजीली कंटिन्यू। उन प्रैक्टिसेस को वी आर अगेंस्ट दोज प्रैक्टिसेस जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अभी अगर हमने बेली बटन में ये लगाया तो उससे हमें कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हो रहा, और अगर हमें उसको फ़ायदा हो रहा है तो यू कैन कंटिन्यू दैट प्रैक्टिस। बट अगर कुछ हार्मफुल है तो उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद ये प्रैक्टिस करके देखा है, क्योंकि जैसे अब कभी आप ऑल ऑफ सडन जैसे आप कहीं पहाड़ों में चले गए, वहाँ में वेदर थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा है एंड लिप्स फट जाते हैं आपके गाचिक से, तो अभी आप अगर अभी अप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू जैसे सरसों का तेल किया या फिर नारियल का तेल किया, इट हेल्प्स यू कि आपके जो लिप्स होते हैं वो फटते नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके। और इवन ये स्टार्ट इफेक्ट देता है, विद इन 2 days आपको इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो थ्रू आउट द सीजन यू विल फील गुड। ओके, ये तो है, लेकिन हो सकता है
तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि ये एक न्यूट्रल प्रैक्टिस बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, क्योंकि इसका आपको फायदे के चांस हैं, नुकसान का तो कुछ है नहीं है इसमें, तो आप देख यू कैन कंटिन्यू। ठीक है। एक बच्चे जैसे थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको चाय पिला देते हैं, इज इट ओके? मुझे नहीं लगता। और खाने के साथ चाय का क्या रहता है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट रिकमेंडेड। चाय खाने के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज चाय में कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगे, तो जो आपने खाना खाया है वो बेकार हो जाएगा, तो फिर आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो इसलिए चाय का खाने के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं है, ओके। होना नहीं चाहिए। जैसे सीजन होता है, जैसे कोल्ड कफ हो गया बच्चों को, एट दैट टाइम अदरक की चाय देते, तो इज दैट ओके? माइल्ड कफ कोल्ड का तो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है ही नहीं। माइल्ड कफ कोल्ड सबको होता है, 3-4 डेज बच्चे को दें। उसमें बस यही है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत हाई ग्रेड अगर फीवर है, कोई सांस लेने में अगर बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा एक्टिव नहीं है, तब आपको कुछ इंटरवेंशन करना है, अदरवाइज डोंट डू एनीथिंग। सो सर, एज बिकॉज आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट माइल्ड कफ कोल्ड हमारे भारत में ट्रीट होता है। अगर आप अब्रॉड जाएंगे, यूएस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएई कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में, कहीं पे भी कफ कोल्ड की प्रिपरेशंस आर बैंड। नहीं होती, क्योंकि आई नो दैट आई हैव सीन बैंड, दे आर बैंड, आप ले ही नहीं सकते। ओके। लेस देन 5 years तो वो यूज करते ही नहीं। एक महीने तक बच्चे खांसते रहते हैं, दे नेवर यूज दिस कफ सिरप्स। हमारे यहाँ तो दूसरे दिन ही भाग देते हैं। एक सर, ये जैसे सीजनल बीमारियां होती हैं, हम अपने पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे इस सीजन में बच्चे को खांसी जुकाम बुखार हुआ था, हमें डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, हम दवाई ली, वो ठीक है। थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा खांसी जुकाम बुखार हुआ, तो इज इट ओके कि अगर हम सेम ही टाइप की दवा मेडिसिन दोबारा ले लें? 5 to 6 एपिसोड विदाउट कंसल्टेशन तो ना लें, क्योंकि कई बार ज़रूरत है, कई बार ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है। 4-5 एपिसोड्स इन 1 year फाइन। कोई भी इलनेस बच्चे में कब सिग्निफिकेंट है, वो तब सिग्निफिकेंट हम तब मानेंगे व्हेन आवर चाइल्ड इज एडमिटेड। अगर एडमिटेड नहीं है तो वो दैट इशू इज नॉट दैट बिग। माइल्ड ट्रांजिएंट चीज़ें होती हैं, समय के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। ओके। और सर जैसे अब आपने काफ़ी जगह पे डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आपने प्रैक्टिस की है, यू वर्क इन हिमाचल आल्सो, सो व्हाट इज द एक्चुअली कल्चरल डिफरेंस, और ये क्या यू कैन से दैट कि एक नॉर्मल जो एनवायरमेंटल डिफरेंस रहता है कि प्रैक्टिस वहाँ पे करते हैं, और किस टाइप के केसेस आपके पास आते थे वर्सेस यू आर वर्किंग इन ट्राई सिटी? जो आप थोड़ा हिली एरियाज में करते हैं और यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है अभी भी। इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे, हिमाचल से एक बार मैं यहाँ में घुमाने लेके आया, लोग मैगडी में बैठे थे, तो मैंने उसको पूछा, मेरे ख्याल से 5-6 साल का होगा वो, तो मैंने उसको पूछा क्या खाओगे, एनी टोल्ड मी राजमा चावल, सिटिंग इन मैगडी, ठीक है। तो उसको यही नहीं पता था कि मतलब इस तरह की भी कोई चीज़ होती है। तो वहाँ के खाने यहाँ के खानों में भी बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, इनफैक्ट 5-6 साल तक उन्होंने वहाँ पर उस टाइम पे थिएटर्स भी नहीं थे। फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको थिएटर यहाँ लेके आया चंडीगढ़ में, हम आते थे कभी भी यहाँ पे, तो लाइट सब ऑफ हो गई, तो देख रहे कि क्या हो रहा है। फिर जब एकदम से स्टार्ट हुई मूवी तो चिल्लाया, पापा इतना बड़ा टीवी। तो चुप रहो, लोग हंसेंगे। तो इतना डिफरेंस उस टाइम पे था, अब तो नहीं है इतना, बट हैं। बट एक टाइप से ये अब मेरे ख्याल से जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग गोइंग बैक टू द बेसिक्स से बोलते हैं, रूट्स पे जाना वो ज़्यादा अच्छा भी है, और लोग उसको प्रेज भी कर रहे हैं कि यू आर डूइंग दिस थिंग। अब वहाँ पर हम जब 2018 तक हमारे घर में कोई फिल्टर नहीं था पानी का, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पे आप अपना वो लेके जाते हैं, कंटेनर भर के लाते हैं और वो पीते हैं। हमेशा हमने वही पानी पिया, हमने कभी, हमारे घर कोई आरओ नहीं था, कुछ नहीं था, वही पानी पिए हमेशा। यहाँ पे आप रॉ पानी पी ही नहीं सकते, हाल तो मिलेगा ही नहीं पानी। मुझे याद है कि बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे तो किसी के घर में भी घुस के अंदर बाहर टैप लगी होती थी, बाहर वहीं से पानी पी के भाग जाते थे खेलने के लिए, वहीं पे पानी के सब दे दिया और खेल रहे थे। और इवन 8-10 तक तो जितनी गर्मियाँ होती, टेम्परेचर वाज लाइक 45 डिग्री एट दैट टाइम आल्सो, लेकिन पर इतनी इम्यूनिटी, इतनी पावर थी बॉडी के अंदर कि आप इतनी कड़कती धूप में क्रिकेट खेल रहे हो,
गर्मी लगी तो 2 डब्बे पानी सिर पे डाला और फिर खेल रहे हो। और अब की टाइम में 35 डिग्री इज एक्सट्रीम केस और बच्चे बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर रीड इन एसीज ओनली। हाँ, हमने कभी एक्सट्रीम, बच्चों ने कभी एक्सट्रीम्स देखे नहीं है। विदाउट एसी तो वो ऐसे हो जाएंगे जैसे कि पता नहीं पैनिक अटैक हो जाते हैं। स्पेसिफिकली ऑल द किड बोर्न आफ्टर 2000। हमारे टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आ रही तो भी अच्छी है। अभी चलती बात है। यहाँ आप 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, सही बात। बैकअप्स हैं। हाँ ये तो है। सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक वन साइड फायदा भी है बच्चों के लिए, लाइफ के लिए, लेकिन हम नेचुरल वे से धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं, तो आधी प्रॉब्लम्स तो वही हैं। सही बात है। सो थैंक यू डॉक्टर विशाल, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत वैल्यूएबल सजेशंस और इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ मैसेजेस से अगर आपके व्यूअर्स को कुछ फ़ायदा होता है, बहुत अच्छी बात। डेफिनेटली सर, मैं होप कि इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर बिल्कुल, और हम आगे बात करेंगे, एक कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। राइट, स्पेसिफिक टॉपिक लेके उस पर हम थोड़ा एट लेंथ बात कर सकते हैं। राइट, तो सो दैट कि वो और डिटेल में इंफॉर्मेशन जाए। श्योर, तो डेफिनेटली थैंक यू सर। वेलकम।